नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा और आपका इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपका मध्यकालीन भारत। और मैं बता दूं कि आपके लिए मैंने कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं चुनी जो इस महीने में मुझे ख़त्म कर देने हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक करूंगा, नहीं तो फिर मैं लास्ट में ही डाल पाऊंगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को जो है टॉपिक वाइज बांट दिया जाए, यानी कि उनके छोटे छोटे वीडियो जो है पार्ट कर दिए जाएँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मध्यकालीन भारत है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक नज़र डालेंगे। उसके बाद में एक दिन में 3 से 4 वीडियो डालकर लगभग 10 से 15 दिन में ख़त्म कर दूंगा। तो इसके बाद में केमिस्ट्री की शुरुआत कर दूंगा। बाकी के बचे सब्जेक्ट्स जो हैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और बता दूं कि इस वीडियो से आपका यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, छोटे से छोटा हो और बड़े से बड़ा हो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। और कुछ जानकारी ये दे दूं कि मैंने आपके अपने इस चैनल पर लगभग 1500 वीडियो जो हैं डाल रखे हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायो और भी कई सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अगर मोटा मोटी बात की जाए तो यहाँ पर हिस्ट्री के लगभग आपको 200 वीडियो देखने को मिल जाएंगे। पॉलिटी की बात करें तो हमें 100 वीडियो देखने को मिल जाएंगे, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना। बायो की भी बात की जाए तो लगभग 100 वीडियो मिल जाएंगे। इकोनॉमी की बात की जाए तो लगभग 400 वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की जाए, अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो 500 वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको ज्योग्राफी की अगर बात की जाए इंडियन की तो आपको लगभग 120 से 150 वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर आपका ज्योग्राफी जो कंप्लीट कुछ टॉपिक रह गए हैं वो मैं जस्ट कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो 300 साढ़े 300 वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मैंने कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी करा दिया है। और भी कई सारे सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर कराए हैं। आपका नेट जेआरएफ हो, हिस्ट्री, जो भी आपने जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ लाइक भी मैंने यहाँ पर करा दिया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ये हिस्ट्री जो है बाकी के टॉपिक जो है क्लियर कर रहा हूँ। तो मैंने बता दिया कि आपका किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आप यहाँ पर एग्जाम देने जा रहे हो। तो आप एक बार वीडियो देख लेना, मैं कसम खाता हूँ कि आपका जो है आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि हम यहाँ पर जो मध्यकालीन भारत है उसमें हम क्या क्या नज़र डालने वाले। तो यहाँ पर पहले मैंने हल्का सा मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि उत्तर भारत जो थे 3 राज्यों का काल उसमें हम देखने वाले हैं, जिसमें चोल के बारे में बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत और खिलजी वंश के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक राजनीतिक कुछ मतलब प्रशासनिक एवं राजनीतिक मतलब कई तरह की जो मतलब खासियत थी या कहें विशेषताएं थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष होता है, किस किन किन के बीच में होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में सांस्कृतिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। मुगल साम्राज्य के बारे में, मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण के बारे में बात करेंगे। उसका मुगल प्रशासन के बारे में बात करेंगे। मुगलों के अधीन आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे। मुगल साम्राज्य के बारे में, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों के बारे में, मराठों का उदय और विदेशी यात्रा के कुछ वृतांत थे उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए इनको हम विस्तार से यहाँ खोल के हम आपको मतलब खोल के मतलब थोड़ा सा विस्तार से हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए नज़र डालते हैं कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ मिडिएवल इंडिया। आइए नज़र डालते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित एग्जाम की दृष्टि है, जो हम परीक्षा देने जाते हैं उसकी दृष्टि से कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो कौन कौन से वो टॉपिक होने वाले हैं, तो आइए नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने के कुछ प्रमुख स्रोत हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसमें देखेंगे उत्तर भारत के राजवंश, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर भारत, जिसमें 3 राज्यों का काल देखेंगे, जिसमें पाल, प्रत्यार, राष्ट्रकूट। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे चोल साम्राज्य के बारे में, जिसमें चोल साम्राज्य का उदय, चोल प्रशासन देखेंगे, संघर्ष का युग देखेंगे, अरबों का आक्रमण देखेंगे, राजपूत राज्य देखेंगे, तराइन की लड़ाई देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में बढ़ जाएंगे, जिसमें हम गुलाम वंश देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, रजिया, मुइनुद्दीन, बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स के बारे में। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे खिलजी के बारे में। तो हम यहाँ पर देखेंगे खिलजी वंश में अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार, अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण में कृषि संबंधी नीतियों, तुगलक वंश के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपका दिल्ली सल्तनत का पतन और विघटन देखेंगे, सैयद वंश के बारे में चर्चा करेंगे और दिल्ली वंश के बारे में, वो लोधी वंश के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ जाएंगे दिल्ली सल्तनत प्रशासनिक आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के बारे में, केंद्रीय प्रशासन के बारे में, स्थानीय प्रशासन के बारे में, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में, उद्योग, व्यापार और व्यापारी के बारे में, राज्य का स्वरूप देखेंगे,
विजयनगर और बहमनी राज्य के बारे में बात करेंगे। विजयनगर साम्राज्य, संगम वंश, सालोब वंश, तुलुप वंश, तालिकोटा का युद्ध, अराबिडू वंश, विजयनगर का प्रशासन, बहमनी साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का विभाजन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ इसमें प्रमुख टॉपिक हो जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष होता है। पूर्वी भारत में जैसे कि आप बंगाल, असम और उड़ीसा के बारे में बात करेंगे। सूर्यवंशी गजपति राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। पश्चिमी भारत जिसमें आपका गुजरात, मालवा और मेवाड़ हो जाता है। पूर्वी और उत्तरी भारत की बात करें तो जौनपुर और कश्मीर हो जाता है। भारत में सांस्कृतिक विकास के बारे में बात करें जिसमें आपका स्थापत्य हो जाता है, जिसको आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। सूफी सिलसिला के बारे में, चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, फिरदौसिया संप्रदाय, कादरिया संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, सत्तारिया संप्रदाय, भक्ति आंदोलन, अलवार और नयनार, वैष्णव आंदोलन, महाराष्ट्र धर्म, साहित्य एवं ललित कलाएं, मुगल साम्राज्य, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी। ठीक है, इसके बाद हम मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण के बारे में बात करेंगे जिसमें अकबर महान के बारे में बात करेंगे। बैरम खान की संरचना का समय देखेंगे, साम्राज्य का विस्तार देखेंगे, प्रशासन देखेंगे, मनसबदारी पद्धति और सेना देखेंगे, स्थानीय सरकार का संगठन देखेंगे, राजपूतों का संबंध देखेंगे, रांगी, शाहजहां, औरंगजेब, सिख, पुर्तगाल और अंग्रेजों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आगे बात करेंगे मुगल प्रशासन में जिसमें आपका आ जाता है मनसबदारी व्यवस्था, मुगल सेना, मुगलों के अधीन आर्थिक और सामाजिक जीवन स्तर के बारे में बात करेंगे जिसमें ग्रामीण और जीवन पद्धति देखेंगे, शासक वर्ग देखेंगे, सरदार एवं जमींदार के बारे में, जमींदार और ग्रामीण उच्च वर्ग के बारे में बात करेंगे, मध्य वर्ग के बारे में बात करेंगे, वाणिज्यिक व्यापार का संगठन देखेंगे, मुगल साम्राज्य के बारे में सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे, स्थापत्य, चित्रकला, भाषा एवं साहित्य के बारे में बात करेंगे। इसके बाद संगीत के बारे में बात करेंगे, मराठों का उदय देखेंगे, शिवाजी का प्रारंभिक जीवन वृत्त देखेंगे, शिवाजी का प्रशासन एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे, विदेशी यात्रा के वृत्तांत देखेंगे जिसमें अलबरूनी हो गया, एवनतुता हो गया और वर्नियर के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये कुछ प्रमुख टॉपिक हो जाएंगे जो कि हम यहाँ पर निपटाने वाले हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने के कुछ प्रमुख स्रोत हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात करूंगा। प्राचीन काल के स्रोत जो थे मैंने बहुत लंबा चौड़ा विस्तार से समझा दिया है, तो ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक एक टॉपिक जो है, छोटा छोटा टॉपिक जो है स्रोत में हम यहाँ पर खींच लेंगे। स्रोत के बारे में अगर बात करें तो मध्यकालीन के स्रोतों को जानने के भी तीन जो है प्रमुख साधन है, तीन भागों में बांट के देख सकते हैं जिसमें आपका है ज़्यादा पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। जिसमें हम बात करेंगे वो हो जाता है आपका हम स्मारकों के बारे में, दूसरा जो है साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण में थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्मारकों के बारे में। अगर बात करें तो किसी भी समय के इतिहास को जानने के लिए उस समय के स्मारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि साहित्यिक स्रोत के साथ क्या किया जा सकता है, परिवर्तन करना आसान होता है, जबकि स्मारक में परिवर्तन करना साहित्यिक स्रोतों की तुलना में कठिन होता है। जैसे कि आपका शेरशाह सूरी का मकबरा ले लीजिए, सिरसा का मकबरा जो कि सासाराम बिहार में है, ऐबक का मकबरा जो कि लाहौर पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर है आपका, ये है आपका सासाराम बिहार वाला क्षेत्र, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लाहौर वाला क्षेत्र देख लेंगे, पंजाब में, पाकिस्तान का जो पंजाब वाला क्षेत्र है वहाँ पर। तो यहाँ पर है आपका ऐबक का मकबरा और ये सासाराम बिहार में आपका क्या है, शेरशाह का मकबरा। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी समय के इतिहास को जानने के लिए जो स्मारक होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया साहित्यिक स्रोतों में क्या है कि मुगलों के समय क्या है कि भारतीय इतिहास था जो मान लीजिए वैदिक काल का था, उसको क्या किया गया, दोबारा से एडिट करवाया गया, मतलब उसमें बहुत सी चीज़ें फेरबदल कर दी गई, उसकी जो मूल प्रति थी उसमें बहुत सी जो है परिवर्तन कर दी गई। तो साहित्यिक स्रोतों में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन आपका स्मारक में नहीं। आपका मान लीजिए मकबरा है तो आप तोड़कर दोबारा से मकबरा बनाएंगे तो आप सब दुनिया जान जाएगी कि ये मकबरा उनका है ही नहीं। इस तरह से यहाँ पर कुछ हम देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका पार्लियामेंट हाउस, ये कुछ स्मारक हैं, संसद भवन जो आपका दिल्ली वाला है, राष्ट्रपति भवन यहाँ पर, ये वैसे हैं तो नहीं स्रोत बोले जा सकते हैं। लाल किला आपका, रेड फोर्ट, जंतर मंतर नई दिल्ली में, इंडिया गेट नई दिल्ली में, आपका पुराना किला नई दिल्ली में, लक्ष्मी नारायण मंदिर नई दिल्ली में, जामा मस्जिद नई दिल्ली में, गुरुद्वारा शीशगंज दिल्ली में, आपका हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में, सफदरजंग मकबरा नई दिल्ली में, द्वारका आपका गुजरात में, उसके बाद दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में, सेंट चर्च आपका पणजी गोवा में, स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में। इसके बाद अरे यार कौन फ़ोन करके रह गया, बेवकूफ़ नहीं तो
स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर पंजाब में, सांची स्तूप जो है आपका मध्य प्रदेश में, आपका सांची में, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में, बड़ा इमामबाड़ा आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आपका सिटी पैलेस जयपुर राजस्थान में, सूर्य मंदिर आपका कोणार्क उड़ीसा में, पिछोला झील आपका उदयपुर राजस्थान में, लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आपका, कुतुब मीनार आपका नई दिल्ली में, चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में, हवा महल जयपुर में आपका। हद है यार, बेवकूफ लोग, पागल नहीं तो यार खत कर देते हैं। हाँ, हावड़ा ब्रिज कोलकाता पश्चिम बंगाल में, राजघाट नई दिल्ली में, गोल गुंबद आपका बीजापुर तेलंगाना में, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इसके बाद आपका विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ आपका राजस्थान में, मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी स्मारकों की, लेकिन मैंने एक मोटा मोटी आपका जो है बता दिया। ठीक है, इतनी जानेंगे क्यों हम स्मारक तमाम मध्यकालीन में हम देख चुके हैं, प्राचीन में देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्यिक स्रोत की अगर बात की जाए तो अमीर खुसरो के द्वारा रचित कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। इनमें आपके मध्यकालीन का क्या मिल जाता है, जानकारी मिलता है। नू सिपेहर, किरान उन सादिन, खयाय उल फुतह, तुगलक नामा, ये कुछ क्या हैं आपके अमीर खुसरो के द्वारा कुछ लिखित पुस्तकें। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फुतहाए फिरोज शाही आपका फिरोज शाह के द्वारा। जियाउद्दीन बर्नी तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांगीरी, आपका ये कुछ प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विदेशी यात्रियों से प्राप्त विवरण अगर बात करें तो बारबोसा एवं डेमिंगोज पायस है, दोनों पुर्तगाली यात्री थे। ये दोनों विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आते हैं। इन्होंने जो कृष्णदेव राय थे उनके बारे में जानकारी दी। इब्न बतूता यह मोरक्को निवासी था जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत रहकर एक महत्वपूर्ण क्या करता है, रचना करता है। क्या नाम था उसका नाम था किताब ए रहला। किसकी रचना करता है, किताब ए रहला की रचना करता है। कौन, आपका मोरक्को निवासी इब्न बतूता, बगल में जूता मार दे खींच के, ऐसे कुछ कविता भी है, सुनी होगी, मतलब गाना है। तो कहाँ से आया था ये, मोरक्को निवासी था। मोरक्को कहाँ है आपका, देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये है मोरक्को। ठीक है, अफ्रीका में यहाँ पर है मोरक्को। इसके बाद ये है पुर्तगाली, यहाँ से आए थे। ठीक, इस तरह से इतनी जानकारी यहाँ पर काफ़ी है। ज़्यादा हमें मध्यकालीन में इस याद को जानने के स्रोत नहीं, बस ये बारबोसा डोमिंगेज पाइस के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। पुर्तगाली यात्री थे ये दोनों, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आते हैं। ठीक है, विजयनगर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका विजयनगर एम्पायर। ठीक है, ये आपका मदुरै, द्वार समुद्र, विजयनगर। ठीक, ये इस समय आपका आए थे। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको स्रोत जो है काफ़ी कुछ पहले मैं बता चुका हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने ज़्यादा डीप में बताया नहीं है। तो आप जुड़े रहिए, डटे रहिए मेरे साथ, और चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तर भारत के राजवंश। उत्तर भारत के यहाँ पर राजवंशों के बारे में बात करेंगे। उत्तर भारत कौन सा होता है आपका, ये जो उत्तर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हम कुछ राजवंशों के बारे में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहले प्रमुख जो हैं यहाँ पर जो है, सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं पाल, प्रतिहार और गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर ये हमारे दिख जाएंगे हर्षवर्धन ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था यहाँ पर, इस तरह से ये बहुत बड़ा ये। और हर्षवर्धन की अगर मृत्यु की बात करें तो लगभग 646 या 47 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 46 या 47 में मोटा मोटी, या 57 में, जहाँ तक अंदाज़ है, अभी मुझको पूरा याद नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी आइडिया, अगर गलत हो तो माफ़ कर देना अपने को। जहाँ तक अंदाज है, मुझे याद है, जहाँ तक अंदाज है, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, हर्ष की जो मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आइए समझते हैं, इसको करते हैं। तो उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत में सबसे मजबूत जो है, जब मैं आपको प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कराऊंगा तो वहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास जो है आपका हर्षवर्धन तक आते आते समाप्त हो जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मध्यकालीन का जो काल होता है वो शुरू हो जाता है। हर्षवर्धन की जब मृत्यु होती है तो हर्षवर्धन ने क्या किया होता है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य का जो है स्थापना किया होता है। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो वो क्या होता है, छोटे मोटे टुकड़ों में जाके और दुर्बल छोटे छोटे जो राज्य होते हैं उनमें जाकर बढ़ जाता है। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले। सबसे पहले जो बात करेंगे पाल के बारे में, तो आइए समझते हैं, देखते हैं, क्लियर करते हैं। तो उत्तर भारत के राजवंश जैसे कि 7वीं सदी में हर्ष की जैसी मृत्यु होने के बाद एक विशाल भारत की जो एकता होती है खंडित हो जाती है, यानी कि टूट जाती है, और एक शक्तिशाली राज्य जो होता है वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे राज्यों में, कमजोर राज्यों में क्या हो जाता है, बट जाता है।
इस समय के अगर कुछ राजवंशों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आते हैं, सबसे प्रमुख जो आ जाते हैं वो है आपका पाल, फिर प्रतिहार, जिसको गुर्जर प्रतिहार भी एक साथ कह देते हैं, और राष्ट्रकूट। ठीक है, तो ये जो होते हैं तीन प्रमुख हैं, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आगे बात करेंगे किस तरह से ये जो है अपने अपने आप को अपने अपने को स्थापित कर लेते हैं। स्थापित करने के बाद आपका राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, ये लोग अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद जो कन्नौज होता है, कन्नौज वाला जो कि हर्षवर्धन की जो इस समय की राजधानी थी, यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कन्नौज। कानिकुब्ज इसको कन्नौज कहते थे, वर्तमान का कन्नौज उस समय का कानिकुब्ज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये इसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। उत्तर भारत में जो आपका गुर्जर होते हैं, गुर्जर प्रतिहार, और राष्ट्रकूट जो होते हैं महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के, और पूर्व वाले क्षेत्र में आपके पाल जो होता है। पूर्व की अगर बात करें तो ये आपका आ जाता है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो उत्तर वाला क्षेत्र, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। ठीक है, तो इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने क्या बताया आपका, उत्तर भारत में आपके गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण में राष्ट्रकूट आपके, और इधर पूर्व में आपके बंगाल वाले क्षेत्र के पाल होते हैं। ये कन्नौज के लिए फिर त्रिपक्षीय संघर्ष भी होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। समझ गए ना ये? तो आइए समझ लेते हैं। मैंने क्या बताया कि उत्तर भारत का जो राजवंश होता है, जो कि हर्षवर्धन के काल में क्या होता है, एक रूप में बड़ा लंबा चौड़ा एक साम्राज्य बनाता है, और बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो हैं आपका कच्छ के रण से, बल्लवी राज्य, नर्मदा नदी, उज्जैन, मालवा, सांची, खजुराहो, ठीक है, गया, सोन नदी, प्रयाग, अयोध्या, गंगा नदी, कानकुब्ज यानी कि वर्तमान का कन्नौज। ठीक है, उसके श्रावस्ती, मथुरा, थानेसर, और ये कपिलवस्तु, कुशीनगरी, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगृह, नवद्वीप, ताम्रलिप्ति। ठीक है, ताम्रलिप्ति, और ये बंगाल वाला क्षेत्र। ये पूरा जो क्षेत्र था आपका किसके अंतर्गत आता था, आपके हर्षवर्धन के। लेकिन हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है, कब हो जाती है, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये जो एक शक्तिशाली राज्य जो होता है छोटे छोटे राज्यों में बट जाता है, जिसमें आपके तीन जो है निकल कर सामने आते हैं, जिसमें आपके पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। सबके बारे में अलग अलग जानकारी लूंगा, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के। फिर मैं एक साथ इनको जोड़ दूंगा किस तरह से ये आपस में झगड़ते हैं, और झगड़ते झगड़ते क्या होते हैं, आपका सिस्टम जो है किसके पक्ष में आता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे वो है पाल वंश। ठीक है, पाल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पाल होते हैं आपके पूर्व वाले क्षेत्र, पूर्व की अगर बात करें तो वो आ जाता है बंगाल वाला क्षेत्र। बंगाल में क्या होता है, इस जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद क्या होता है, बंगाल में अराजकता, बहुत ज़्यादा जो व्यवस्था की कमी थी, या कहें संकट आन पड़ा था, और वहाँ पर जो है तहस नहस मचा रखा था वहाँ की जनता ने। तो जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो भाई, जब बिना राजा के और शक्तिशाली राजा था, और केंद्रीय सत्ता एक तरह से समाप्त हो जाती है, तो छोटे छोटे जो है वो फन उठाकर ऐसे करके एकदम फुसकार मार रहे होते हैं, ऐसे करके। तो उसमें से ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने को हीरो बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक व्यक्ति निकल कर आते हैं जिनका नाम था गोपाल। गोपाल एकदम खड़े होते हैं, और गोपाल दादा वहाँ पर खड़े होते हैं, कहते हैं अपन कौन है, यहाँ पर बॉस है। बॉस जब वहाँ पे बनते हैं तो एक तरह से क्या होते हैं, जब उन्होंने अपने आप को बॉस मान लेते हैं तो उनके पीछे क्या हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और बंगाल के क्षेत्र वाले में क्या हो जाते हैं, गोपाल को राजा मान लेते हैं। तो आइए भारतीय भाषा में समझते हैं। मैंने क्या बताया, पाल वंश के बारे में बात करें, पाला एम्पायर्स। 8वीं सदी के मध्य में लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत पर क्या है, पाल शासकों का वर्चस्व रहता है। पूर्वी भारत की बात करें तो ये है पाल वाला, यानी बंगाल और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, और ये आपका इस तरह से। तो पाल वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर क्या है, ये पूर्वी भारत पर क्या है, पालों का 100 वर्ष तक लगभग यहाँ पर क्या रहता है, वर्चस्व रहता है। तो बंगाल में अगर जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो बंगाल में अव्यवस्था और अराजकता के कारण, बंगाल की जनता परेशान होकर गोपाल नामक व्यक्ति को क्या करती है, अपना राजा, अपना बॉस, अपना शासक स्वीकार कर लेती है। और पाल शासकों का जो है तिब्बत पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ यहाँ पर प्रेम दिखाया जाता है अक्सर। तो ये जो है सांस्कृतिक संबंध इनका जुड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इस तरह से पाल एम्पायर, और ये इस तरह से ये यहाँ पर जो है किससे जुड़ा हुआ, एक तरह से तिब्बत तक यहाँ पर जुड़ा रहा था। तो पाल की मैंने क्या बताया, तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध भी था। तो पाल शासकों को बौद्ध धर्म, ज्ञान विज्ञान का क्या माना जाता है, संरक्षक माना जाता है, क्योंकि ये जो है बौद्ध धर्म के मोटा मोटी एक तरह से जाना जाए तो ये अनुयायी। तो क्योंकि तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध का मतलब क्या है कि वहाँ पर ये जो बौद्ध मठ आपको देखने को मिलेंगे, तो क्या ऐसी बात है, ये बौद्ध धर्म के संरक्षक माने जाते हैं। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट। सबसे पहला जो है राजा देख लेते हैं, सबसे प्रथम जो है शासक देख लेते हैं आपका, ये जो है क्षेत्र इसका, यानी कि पाल एम्पायर की बात करें तो गोपाल जो है इसके प्रथम है। 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक क्या रहते हैं, यहाँ के शासक रहते हैं।
पाल साम्राज्य की स्थापना 1750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। गोपाल की मृत्यु जो है सत्तर से 770 में हो जाती है। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, यानी कि गोपाल के बाद आपके धर्मपाल, देवपाल, सूरपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल टू, विग्रह, महिपाल। ठीक है, तो महिपाल को क्या माना जाता है? महिपाल प्रथम को द्वितीय संरक्षक संस्थापक माना जाता है, यानी कि नींव किसने रख दी थी? आपकी गोपाल ने रख दी थी, और उसके बाद आगे चुटपुट चुटपुट जो है शासक आते हैं, और दूसरा शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है? महिपाल माना जाता है। तो गोपाल ने क्या किया था? आपका स्थापना की थी पाल वंश की। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा देख लेते हैं धर्मपाल। धर्मपाल की अगर बात करें तो गोपाल की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो होता है धर्मपाल 770 ईस्वी में बंगाल का क्या बनता है? शासक बनता है। कन्नौज की विजय सबसे महत्वपूर्ण इनके समय में सफलता मानी जाती है। कौन सा? यानी कि आपका जो गोपाल वाला जो क्षेत्र था, गोपाल की अगर बात करें यहाँ पर देखें पाल में, तो गोपाल ने यहाँ पर कर तो लिया था, लेकिन कन्नौज पर उतनी क्या थी? जीत हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन आपका जो क्या बोलते हैं, जो गोपाल का जो पुत्र था धर्मपाल, इसने क्या कर लिया था? कन्नौज पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। तो गोपाल की मृत्यु के बाद धर्मपाल 770 ईस्वी बंगाल का शासक बनता है, और कन्नौज पर क्या करता है? ये विजय हासिल कर लेता है, यानी कि उसको जीत लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर धर्मपाल के समय की अगर बात करें तो ये पूरा क्षेत्र जो था यहाँ से शुरू होता है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाल के समय की बात होती है। यहाँ पर इतना होता है गोपाल के समय की, और गोपाल के समय की बाद की अगर बात करूँ तो ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा ये पूरा सिंध से लेकर ये इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरा ये क्षेत्र इन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। किसने? आपका धर्मपाल ने। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र आ गया, आपका काशी आ गया, कौशल आ गया, कन्नौज आ गया, कुरु आ गया, गांधार आ गया, कंबोज आ गया, ठीक है, काबुल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से सिंध आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये देखने को मिल जाएगा, भोज आ गया। तो ये क्या है कि इतना इन्होंने साम्राज्य बना लिया था। कब की बात है? तो धर्मपाल। तब धर्मपाल भी एक तरह से क्या है? आपका शक्तिशाली शासक माना जाए। तो कन्नौज की महत्व की अगर बात कर लें तो कन्नौज जो है, आप लोगों को पता होगा कि कन्नौज जो है गंगा नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। कन्नौज गंगा और यमुना नदी के मध्य स्थित होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर व उपजाऊ क्षेत्र भी था। धर्मपाल एक बौद्ध समर्थक था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में करवाई थी। भागलपुर कहाँ देखने को मिल जाएगा? ये आपका बिहार वाला क्षेत्र, बिहार में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्या? भागलपुर। तो भागलपुर में किसकी स्थापना करवाई थी? भागलपुर में किसकी स्थापना कराई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसको आने वाले समय में जो मुस्लिम शासक आते हैं उन्होंने तोड़ दिया था। इतनी बार तोड़ा है भारत को, मंदिर पता नहीं क्या क्या तोड़ते हैं, उनके बारे में बात नहीं यहाँ पर नहीं करेंगे। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक मदद देने के लिए 200 गांव के राजस्व को क्या किया था? इन्होंने दान दे दिया था। 200 गांव के राजस्व को दान में दे दिया था। किसके द्वारा? आपके धर्मपाल के द्वारा दे दिया गया था। क्लियर हुआ इतना? तो समझ में आ गया ना कन्नौज का क्या महत्व था? क्योंकि ये जो है गंगा नदी के किनारे था और गंगा और यमुना के मध्य में था, तो इसलिए ये क्या था? एक तो बहुत महत्वपूर्ण था। क्या था इसके कारण? ये उपजाऊ क्षेत्र था और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। ये आपका धर्मपाल क्या था? आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं देवपाल। 810 से लेकर 850 ईस्वी तक। अगर यहाँ पर बात करें तो पाल की अगर बात करें, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, तो यहाँ पर बहुत उनका पूरा वंशावली दिया है। ठीक है, इस तरह से आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये इस तरह से गोपाल, धर्मपाल, पनाना रेमका पाल, फिर ये वाले पाल, जयपाल, ठीक है, फिर राज्यपाल, और ये वाले को थमाना डेमका, तमाम चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लेकिन मैं इनके बारे में नहीं बताऊंगा, इसमें मैं इसके बारे में हल्का सा जानकारी दूंगा, क्योंकि जो मेन है वो ये यहाँ पर दिख रहे हैं: गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, सूरपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल टू यानी 2.0, विग्रहपाल टू, महिपाल, नयपाल, विग्रहपाल 3, महिपाल 2, सूरपाल, रामपाल, कुमारपाल, गोपाल 3, मदनपाल और गोविंदपाल, ये आपका आखिरी शासक था। इतनी जानकारी यहाँ पर काफ़ी है। चलिए देवपाल के बारे में बात कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण घटना जुड़ी थी उससे संबंधित हम बात करेंगे, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। देवपाल की भी बात करते हैं। देवपाल जो था, धर्मपाल के पुत्र देवपाल अपने पिता की मृत्यु के बाद 810 ईस्वी में क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। मुंगेर को देवपाल ने अपनी राजधानी बनाया था।
इससे पहले राजधानी क्या थी? कन्नौज। कन्नौज के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है? ये बंगाल वाला क्षेत्र अगर आते हैं तो बंगाल वाला क्षेत्र देखेंगे उस समय का बंगाल, और वर्तमान का ये बिहार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपका मुंगेर को क्या करते हैं? ये राजधानी बनाते हैं। कौन? आपके देवपाल। परम सौगात की उपाधि भी अपनी कौन करते हैं? देवपाल धारण करते हैं। गोविंद पाल की बात करें तो गोविंद पाल को पाल वंश का अंतिम शासक माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाल ने, ये देखिए तो कितना लंबा चौड़ा जो है एक पूरा साम्राज्य यहाँ पर बना के इन्होंने रखा था। इतनी जानकारी काफ़ी है, समझ पा रहे हैं ना? सबसे पहला शासक देवपाल और आखिरी शासक आपका गोविंद पाल। तो पालों में हम इतना ही रखते हैं। तो यहाँ पर मध्यकालीन भारत के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपका उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में बात चल रही है। इसमें दूसरा राजवंश हम देखेंगे जो कि होने वाला है आपका गुर्जर प्रतिहार। तो एक हल्का सा रिवीजन मैं आपका करा दूँ कि किस तरह से जो होता है, आपकी हर्ष की जो मृत्यु हो जाती है 647 ईसा पूर्व में, ईस्वी में जो है आपकी हर्ष की मृत्यु हो जाती है। हर्ष की मृत्यु होने के बाद इनका जो एक बड़ा साम्राज्य इन्होंने बनाया था, ये क्या होता है? छोटे छोटे राज्यों में बंट जाते हैं, यानी कमजोर राज्यों में बंट जाते हैं। तो सबसे पहले जो आता है, मैंने आपको बताया था, पाल वंश जो आता है। पालों में अगर बात की जाए तो पाल जो है गोपाल क्या करता है? बंगाल वाले क्षेत्र में यानी पूर्वी क्षेत्र में क्या करते हैं? ये जनता को इकट्ठा करते हैं और वहाँ का अपना शासक मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो आने वाला है वो है आपका प्रतिहार। तो प्रतिहार के बारे में आइए बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपके पाल जो होते हैं, पाल आपका सबसे पहला गोपाल होते हैं, गोपाल के बाद फिर और भी उनके शासक आते हैं, और लास्ट में जो है गोविंद पाल के साथ ही ये पाल वंश जो होता है समाप्त हो जाता है। तो आइए समझते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिहार वंश के बारे में। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो है गुर्जर से जुड़ा हुआ मानते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश भी कह देते हैं। तो आइए समझते हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश में ही आगे समझते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार की अगर बात की जाए तो ये एक तरह से हमारे राजपूतों का ही एक वंश था, ठीक है। तो प्रतिहार राजपूतों में ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वंश था। राजपूतों का जो भी वंश था उसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वंश कौन सा था? आपका गुर्जर प्रतिहार वंश था। कुछ विद्वान जो है प्रतिहार उनको गुर्जरों के वंशज मानते हैं, जिसके कारण इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है। फिर से बता दूं, कुछ विद्वान प्रतिहारों को गुर्जरों का वंशज मानते हैं, इसलिए इनको एक साथ अक्सर पढ़ने में मिल जाता है, गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक की अगर बात की जाए तो नागभट्ट प्रथम था। कौन था? आपका नागभट्ट प्रथम था। कब? आपका कौन? आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक। नागभट्ट प्रथम की अगर बात करें तो 730 से लेकर 760 तक ये करते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है देवराज वीर गुर्जर, बसराज वीर गुर्जर, नागभट्ट 2.0 यानी कि द्वितीय, राम राम भद वीर गुर्जर, मिहिर भोज जो कि हमारे यहाँ पर बात करने वाली फेमस है, महेंद्रपाल गुर्जर, महिपाल गुर्जर, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, ठीक है, ये वो वाले पाल वंश के नहीं है। विजयपाल गुर्जर, हमें इनका याद नहीं रखना है, एक मोटा मोटी माहौल बनाना है हमें। राज्यपाल गुर्जर, ठीक है, त्रिलोचन पाल गुर्जर और यशपाल गुर्जर, ठीक। यहाँ पर अगर जूम करके दिखाऊं तो गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर बात करें तो मंडोर के गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, कौन? मंडोर के। तो नरभट्ट या सॉरी नरभट्ट उपनाम पेला पेली, पेला और पेली, अब ये अपना अपना समझ से देख लेना, पेला पेली है या पेला पेली, जो भी आप पढ़ना चाहें, पेला पेली पढ़ें या पेला पेली पढ़ें, जो भी आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। जी मेरी अटक रही तो इसमें पेला पाली समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जालौन के गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात हो रही है, कहाँ के? जालौन के, ठीक। तो यहाँ पर अगर सबसे पहला बात करें तो नागभट्ट प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। फिर उसके बाद और भी तमाम आ जाते हैं, ककुत्थ और देवराज, बसराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मेयर भोज या भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय, महिपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायक पाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल, राजपाल, त्रिलोचन पाल गुर्जर और यशपाल गुर्जर। वो पाल से इनका कोई लेने देने नहीं है, ये यहाँ के अलग है। आइए समझते हैं, क्लियर करते हैं। तो समझ में आ गया ना कि प्रतिहार राजपूतों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वंश था। कुछ विद्वान प्रतिहारों को गुर्जरों के वंशज मानते हैं, इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा क्षेत्र है, और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? आपका नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। आइए समझते हैं, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है नागभट्ट प्रथम को संस्थापक माना जाता है। उसके बाद सीधे आप क्या आ जाते हैं? मिहिर भोज के ऊपर। ये यहाँ के जो है इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, ये जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मिहिर भोज अधि हाँ बाद में बात करेंगे इनकी उपाधि के बारे में, पहले तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं
गुर्जर प्रतिहारा 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक है, कब मृत्यु हो जाती है? 885 में, नर्मदा नदी के पास। ठीक, आइए देखते हैं। मिहिर भोज प्रथम, मिहिर भोज, ठीक है, मिहिरा भोजा, जो भी अंग्रेजों की बात में पढ़ लो। आइए समझते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण शासक जो थे वो थे भोज। भोज को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? आपका गुर्जर प्रतिहारा वंश का क्या माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण, और इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इनके समय काल में क्या होता है, ये एक सीमा तक सिमट कर ही रह जाते हैं। ठीक है, समझ आना ना? वास्तविक संस्थापक कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हैं। कौन? आपके जो है मिहिर भोज जो है, भोज एक क्या थे? विष्णु भक्त थे। कौन थे? भोज एक विष्णु भक्त थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण लेख की अगर बात करें, इसका महत्वपूर्ण लेख की अगर बात करें तो ग्वालियर प्रशस्ति से मिलता है, यानी कि ग्वालियर प्रशस्ति से इनका क्या मिलता है? इनके बारे में जानकारी मिलती है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक की बात करें तो वो था यशपाल। ठीक है, यशपाल इनका अंतिम शासक। नागभट्ट प्रथम ने क्या किया था? इनका स्थापना की थी। उसके बाद जो मेर भोज या फिर भोज प्रथम जो है इसके प्रमुख संस्थापक होते हैं, और यशपाल जो है आपके आखिरी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ मंदिर देख लेंगे। गेट ऑफ तेलिका मंदिर, ठीक है, गेट ऑफ तेलिका मंदिर, ग्वालियर फोर्ट। ठीक है, ये आपका मिहिर भोज के द्वारा बनाया है। तेलिका मंदिर इज अ हिंदू टेम्पल बिल्ट बाय द मिहिर भोज। ठीक, यहाँ पर तेलिका मंदिर, ग्वालियर फोर्ट। समझ पा रहे हैं? इतनी जानकारी यहाँ पर ये काफ़ी है। तो आइए समझते हैं राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं डीप में यहाँ पर। तो राष्ट्रकूट वंश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं वो है मान्य खेत के राष्ट्रकूट साम्राज्य। जो है इनका समयकाल की बात की जाए तो 735 से लेकर 982 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी राष्ट्रकूट की साम्राज्य जो है सीमा वाला, इस तरह से ये। ठीक है, यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर जहाँ तक अंदाजा मेरा वेबकैम आ रहा होगा, अभी कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा इस तरह से। ठीक, ये राजधानी की बात करें इनकी कहाँ थी? राजधानी मान्यखेत थी। भाषाओं की अगर बात की जाए तो कन्नड़ और संस्कृति। धार्मिक समूह की बात करें तो हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों का ये प्रश्रय दिया था इन्होंने। शासक की अगर बात करें तो किस तरह का था? राजतंत्र था, महाराजा। ठीक है, सबसे प्रथम जो था आपका दंतदुर्ग, और अंतिम जो था इंद्र चतुर्थ। ठीक है, एलोरा की गुफाएं जो इन्हीं के शासनकाल में बनाई गई थी, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आइए समझते हैं। तो राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। किसने? दंती दुर्ग ने की थी। ये इसका मतलब है कि प्रथम शासक इसका कौन था? दंती दुर्ग था। 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 वर्ष तक राष्ट्रकूट क्या करते हैं? शासन अपना जो है कायम रखते हैं। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। वैसे इनका जलवा जो है लगभग 200 सालों तक क्या रहता है? कायम रहता है। और ये जो है अंधेरा यहाँ तक, सॉरी, यहाँ पर जो है अपना जलवा जो है लगभग 200 सालों तक बनाए रखते हैं। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर को, जो कि 9वीं सदी में बनवाया था। किसने बनवाया था? कृष्ण राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कहाँ पर है कृष्ण प्रथम? ये आपका कौन सी? एलोरा की गुफाएं, जिसमें क्या? शिव मंदिर। ठीक है, शिव मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी एलोरा में। 3 मंजिला जो है अखंड जैन गुफा भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि जो है एलोरा की गुफाएं हैं हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों से संबंधित हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना? तो किसके द्वारा बनवाई गई थी? आपका राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनाया था, जो कि 9वीं सदी में बनवाया गया था। किसके द्वारा? आपका राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा। राष्ट्रकूट राजाओं ने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दी थी। इस्लाम धर्म के प्रचार की भी इन्होंने अनुमति दी थी। किसके द्वारा? आपका राष्ट्रकूटों ने। कला एवं संस्कृति के महान संरक्षक माने जाने वाले कौन थे? आपके राष्ट्रकूट हैं, जिसके कारण आपके कन्नड़ के लिए 3 जो है त्रिरत्न कहे जाते थे। कन्नड़ साहित्य के 3 त्रिरत्न कहे जाते थे, जिसमें आपके पंपा, पोन्ना और तन्ना। तो अगर पूछा जाता है पंपा, पोन्ना और तन्ना के किस भाषा से जुड़े हुए थे, तो वो कन्नड़ भाषा के या कहें कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न थे। किसके शासनकाल की बात करें तो ये राष्ट्रकूट के शासनकाल में ये इन्हें संरक्षक दिया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ ना? तो दंती दुर्ग ने इसमें क्या किया था? आपका ये संस्थापक थे। राजा कृष्ण प्रथम ने क्या किया था? आपकी एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। पंपा, पोन्ना और तन्ना ये कौन थे? आपके कौन थे? आपके कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते थे।
तो ये क्या थे, कला और साहित्य के महान संरक्षक भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, ठीक है। और जो आपका एलोरा की गुफाएं हैं उनको, एलोरा की जो गुफाएं हैं उनको क्या दिया गया, यूनेस्को में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या दी गई है, जगह दी गई है। समझ रहा ना। चल, तो राष्ट्रकूटों के लिए इतना ही रखते हैं। आगे जाके सीन की तिकड़ी देखेंगे किस तरह से ये कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, ठीक है। इतनी जानकारी काफ़ी है, इससे जो है क्वेश्चन जो है यदि राष्ट्रकूट से पूछा जाता है तो आपका बन जाएगा। उसके बाद अलग से मैं क्वेश्चंस जो है करवा दूंगा, तो आपके वहाँ पर से भी कुछ क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। एलोरा की गुफाएं जो है आपके राष्ट्रकूट के समय बनवाई गई थी। और एलोरा की गुफाएं जो है हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म तीनों से संबंधित है। इतनी जानकारी काफ़ी है। इसके बाद जो है चोल के बारे में बात करेंगे। चोल जो है इम्पॉर्टेंट है और बहुत लंबा टॉपिक है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो होगा चोल साम्राज्य के बारे में। चोल साम्राज्य की अगर बात की जाए तो 9वीं सदी से लेकर 12वीं शताब्दी तक ये रहता है। लगभग मोटा मोटी देखा जाए तो 840-45 के समय काल से लेकर लगभग 1200 तक ये रहते हैं, ठीक है। तो एक लंबा इन्होंने पूरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा एक बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने बनाया था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे चोलों का साम्राज्य, चोल साम्राज्य के बारे में, चोलों का उदय, ठीक है। मेरा देश का चोला, ठीक है, इस तरह से कविता भी सुनी होगी। तो चोलों की कहानी शुरू करने से पहले हल्की सी मैं आपको एक थोड़ा सा बेस नहीं बनाऊँ, मैं हल्का सा आपको जानकारी दे दूँ कि ये वीडियो जो है पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपको अगर पीडीएफ या नोट्स वगैरह चाहिए तो नीचे लिंक जो है मिल जाएगा। और बता दूं आपको चैनल पर लगभग 1600 वीडियो देखने को मिल जाएंगे। 1600 वीडियो जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों साइंस मिल जाएंगी। आपका ज्योग्राफी की बात की जाए तो इंडियन और वर्ल्ड दोनों मिल जाएंगी। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स के लगभग 400 से 500 वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपका पूरा इकोनॉमिक्स जो है उसमें कंप्लीट हो जाता है। तो लगभग इसमें पूरा मैंने एक जीएस का कंप्लीट जो है पैकेज जो है वो मैं आपको दे चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इससे लाभ हो रहा होगा। तो चलिए फिर आपका चोल साम्राज्य का उदय के बारे में बात करते हैं। उदय की बात करने से पहले, यानी कि उदय सेठी के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर बेस बनाएंगे। बेस की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो है लगभग देखा जाए यहाँ पर तो ये जो शासन करते हैं तो लगभग ये 300 सालों तक ये शासन करते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये इस क्षेत्र में लगभग 300 साल तक ये राज करते हैं। ये आपका विजयालय जो होता है आपकी स्थापना कर देता है। 848 से लेकर 871 तक ये शासक रहते हैं और ये चरम तक पर पहुंचता है, यानी कि जब संपूर्ण जो क्षेत्र पर ये कब्जा कर लेते हैं। तो वो अगर बात की जाए तो 1054-55 के समय काल की बात है, यानी मोटा मोटी देखा जाए तो 50 के समय की बात है, जब ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लेते हैं। मोटा मोटी अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये पूरा आपको दिख रहा होगा, ये इतना पूरा क्षेत्र जो है दिख रहा होगा, ये इस तरह से यहाँ पर। और यहाँ पर जो है राजधानी की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र की जो है पुहर थी, उरैयर थी। उसके मध्यकालीन चोल की अगर राजधानी की बात करें तो तंजावुर। गंगैकोंड चोलपुरम इसकी राजधानी थी। जब क्या होते हैं जो चोर होते हैं आपका गंगा वाले क्षेत्र में जब क्या करते हैं जीत लेते हैं, तो गंगा को जीतने वाला, यानी कि गंगा को जीतने वाले की उपाधि धारण करते हैं, यानी कि गंगैकोंड चोलपुरम, ठीक। इसके बाद भाषाओं की अगर बात कर लें तो चोल शासक की जो भाषा थी वो थी आपका तमिल और संस्कृति। धार्मिक समूह की बात करें तो हिंदू धर्म को ये मानने वाले थे। शासक और राजा की अगर बात की जाए तो 1848 से लेकर 1871 तक पहला जो राजा होता है या शासक होता है वो विजयालय चोल थे, यानी कि विजयालय चोल ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। 848 में स्थापना की थी और 871 तक ये शासक बने रहते हैं। उसके बाद 1246 से लेकर 1279, यानी कि 1246 से लेकर 1279, यानी कि एक कमसी इसको बोल सकते हैं, यानी कि 79 इसको बोल सकते हैं। तो आखिरी जो शासक होते हैं राजेंद्र चोल होते हैं। ऐतिहासिकों की बात की जाए तो मध्यकालीन भारत में ये इनका ऐतिहासिक युग रहता है। स्थापना की अगर बात की जाए, मोटा मोटी अगर देखा जाए, स्थापित की अगर बात की जाए तो 300 ईसा पूर्व में ये स्थापित हो गए थे, लेकिन वहाँ के बारे में बात करनी नहीं है। मध्यकालीन चोल का उदय की अगर बात की जाए तो 848 में इनका उदय होता है और अंत जो होता है कब हो जाता है, 1279, यानी कि 79 में हो जाता है। तो क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो मोटा मोटी इसकी वैसे जरूरत नहीं, आपका बेस बनाने के लिए मैं बता ही दे रहा हूँ। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, हाँ
मोटा मोटी वैसे 3600 लाख जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। कौन कौन से देश जो है इसमें आते थे? भारत आता था, यहाँ ये भारत वाला क्षेत्र दिख जाएगा। श्रीलंका आता था, ये श्रीलंका वाला दिख जाएगा। बांग्लादेश जो है इसी के अंतर्गत आता था, यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा। म्यांमार, यहाँ पर ये आपका म्यांमार वाला क्षेत्र दिख जाएगा। थाईलैंड, आपका मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर और मालदीव, ये कुछ प्रमुख देश आते थे जो कि आपके किसके अंतर्गत आया करते थे? चोलों के अंतर्गत आया करते थे उस समय। चोलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूर्वी जो राजधानी थी, यानी पूर्व में मतलब शुरुआती तौर में जो राजधानी थी इसकी कौन सी थी? पूमपहार उरैयूर, ठीक है। और फिर बाद में बताया था मध्यकालीन चोलों की राजधानी कौन सी थी, मैंने आपको बताया था तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम, ठीक। चलिए राजाओं की बात कर लेते हैं। उदय के बारे में हम बात करेंगे, अभी हम हल्का सा बेस बना दे रहे हैं, फिर आपको जो है सब के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। राजाओं की अगर बात की जाए तो विजयालय चोल जो है इसका संस्थापक था। आदित्य प्रथम, परंतक चोल, और उसके बाद प्रमुख जो है राजा राम चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम, राजाधिराज चोल, राजेंद्र चोल द्वितीय, ठीक है। उसके बाद आपका कुलोतुंग चोल प्रथम, उसके बाद राजेंद्र चोल तृतीय, ये कुछ प्रमुख थे इसके। और मिडिल एज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यानी कि हिस्टोरिकल एरा की अगर बात की जाए तो ये स्थापित कब होते हैं? स्थापित जो होते हैं तो आपका 300 ईसा पूर्व के समय में। मध्यकालीन की अगर बात की जाए तो 848 से लेकर आपका 1279 तक होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जब ये समाप्त हो जाते हैं तो कौन बनते हैं? आपके पांड्या आ जाते हैं। क्लियर हुआ ना? चोल सोसाइटी की अगर बात करें तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो होगा चोल गवर्नमेंट, चोल मिलिट्री, चोल नेवी, चोल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, चोल लिटरेचर, फ्लैग ऑफ चोला, ठीक है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ठीक, जो इनके मंदिर थे उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद हम जो बात करेंगे जैसे आपका हो जाता है उनकी कुछ मंदिर हो गए, उनकी राजधानियाँ हो गई, इनके बारे में विशेष रूप से यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए फिर उदय के बारे में बात करते हैं, इनका शुरुआत देखते हैं और बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो चोल साम्राज्य की अगर बात करें उदय के बारे में तो चोल साम्राज्य का उदय नवीं शताब्दी में होता है। इसने प्रायद्वीप के एक बहुत बड़े भूभाग पर क्या कर लिया था? इसने अपने अधीन कर लिया था। मैंने आपको बताया था प्रायद्वीपीय क्षेत्र का क्या था, एक बहुत बड़े भूभाग को क्या कर लिया था? इसने अधीन कर लिया था। चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना का विकास किया था जिसके बल पर उन्होंने श्रीलंका और मालदीव को अपने कब्जे में कर लिया था। कहाँ है श्रीलंका? ये श्रीलंका और ये मालदीव। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यह श्रीलंका वाला क्षेत्र और यह मालदीव वाला क्षेत्र। तो श्रीलंका और मालदीव को क्या कर लेते हैं? ये अपने कब्जे में कर लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया पर भी उनका प्रभाव आज तक महसूस किया जाता है क्योंकि इस समय क्या है, इनकी कई सारी जो है मंदिर मिल जाएंगे, कई सारी इनकी निशानियां जो है आज भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत के इतिहास का क्या माना जाता है? चरम बिंदु माना जाता है, या बोल सकते हैं क्लाइमैक्स माना जाता है, यानी कि जो आखिर में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में निकल कर आते हैं तो वो चोल ही थे जो दक्षिणी क्षेत्र में क्या करते हैं, एक बहुत बड़े साम्राज्य का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। स्थापना करने के बाद एक बहुत लंबे समय तक वहाँ पर क्या करते हैं, राज करते हैं और बहुत बड़े स्तर का मतलब बहुत अच्छे से एक मतलब गुड जो होता है ना एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बहुत अच्छे से प्रशासन करते हैं। तो इनका नाम जो है बहुत है इसमें। इनकी बात करें तो क्लाइंट संस्कृति में आप देख लीजिए, मंदिर निर्माण में देख लीजिए, या फिर आप नेवी में देख लीजिए, या फिर मान लीजिए नेवी मतलब जिसको हम कह सकते हैं जल सेना के बारे में मान लीजिए, थल सेना के बारे में मान लीजिए, सैनिकों की प्रशासन के बारे में मान लीजिए। इसमें सबसे प्रमुख जो चोलों की जो विशेषता आती है वो आती है स्थानीय सुशासन की। आज भी उस पर जो है उसी के आधार पर भारत देश में बहुत सी जो है गांव में समितियां, बहुत सी सभाएं आज भी देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो क्या माना जाता है? चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत के इतिहास का क्या माना जाता है? चरम बिंदु कहा जाता है। और चोल जो है, चोल का जो स्थापना करने वाले जो थे यानी कि नींव रखने वाले थे कौन थे? आपके विजयालय चोल थे, ठीक है। इतनी जानकारी काफ़ी है। कौन सा क्षेत्र बनाया था? एक बहुत बड़े भूभाग पर आपने क्या किया था? राज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चोल साम्राज्य का संस्थापक की अगर बात की जाए तो चोल साम्राज्य का जो संस्थापक थे वो थे आपके विजयालय चोल, ठीक है। तो विजयालय चोल थे जो कि पहले पल्लवों के क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। सीधा मतलब था पल्लव जो हुआ करते थे, पल्लव
ये यहाँ पर पल्लव डायनेस्टी दिख जाएगा, पल्लव वंश जो है यहाँ पर दिख जाएगा। पल्लवों के यहाँ ये सामंत हुआ करते थे। एक तरह से क्या करते थे, काम करते थे। काम करते करते इनका मन आया कि काम तो बहुत कर लिया, बंद करो मतदान, तुम्हारा जो एरिया है वो अपने हमें कर दो दान। ये कहते हैं तो कहते हैं कि भाई तुम तुम्हारे यहाँ सामंत हो, ये दान तो नहीं कर पाएंगे, ना ही मतदान जो है बंद कर पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये झगड़ा करते हैं, यानी कि उनसे लड़ाई करते हैं। लड़ाई करने के बाद ये जो हमारे विद्यालय होते हैं वो जीत जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, पल्लवों को मार के लपड़ भगा देते हैं। तंजौर पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद चोल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक नज़र डालते हैं। तो मैंने क्या बताया, विजयालय चोल द फाउंडर ऑफ चोला किंगडम। तो द फाउंडर ऑफ द चोला किंगडम वाज द विजयालय हु द कंकर्ड द किंगडम ऑफ तंजौर ड्यूरिंग मिड 8th century. विजयालय defeated the Pallavas and took over the Tanjore from them. He was succeeded by him son आदित्य प्रथम। ठीक है, यानी कि आपका जो विजयालय चोल जो होते हैं क्या कर लेते हैं, आपका नींव रख देते हैं और आने वाले समय में जब आदित्य प्रथम जो बनते हैं, क्या बनते हैं, शासक क्या कहें, राजा बनते हैं, तब उसको क्या करते हैं, बाकी का भी जो क्षेत्र होता है जीत लेते हैं। तो चोल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना गया या कि किसने नींव रखी थी, तो आपके विजयालय चोल ने रखी थी, जो कि पहले क्या थे, पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। यानी कि ये आप देख सकते हैं, पल्लवों को हराकर यहाँ से पल्लवों को मार के लपड़ भगा देते हैं और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। और विजयालय चोल क्या करते हैं, आपका 850 से लेकर 870 यहाँ पे मोटा मोटी देखा जाए तो 871 तक ये क्या करते हैं, राज करते हैं। ठीक है, इनके बाद विजयालय के बाद आपके आदित्य प्रथम जो हैं क्या बनकर आते हैं, राजा या कहें आपके शासक बनते हैं। तो इसके बाद 850 में तंजावुर पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। कौन, मैंने यहाँ पर मैंने आपको बताया था अंग्रेजों की भाषा में, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। मैंने क्या बताया, चोल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, विजयालय को माना जाता है, जो कि पहले क्या थे, आपके पल्लवों के क्या थे, क्या हुआ करते थे, पल्लवों के यहाँ ये सामंत हुआ करते थे, या मोटा मोटी कहें तो ये क्या करते थे, काम किया करते थे, पल्लवों के यहाँ काम करते थे। उसके बाद क्या होता है, 850 में तंजावुर या तंजौर पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं और नवीं सदी के अंत तक चोल कांची के पल्लवों को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं और पांड्यों को कमजोर भी कर चुके होते हैं। यानी कि पांड्यों को कमजोर कर चुके होते हैं और जो पल्लव होते हैं उनको भी ये हरा चुके थे। इस तरह दक्षिण तमिल भूमि पर यानी कि टोंड मंडल पर उनका क्या हो जाता है, किसका, चोलों का अधिकार हो जाता है। मगर राष्ट्रकूटों से अपना बचाव करने के लिए चोलों को क्या करने पड़ते हैं, लोहे के चना चबाने पड़ते हैं। यानी कि जो विजयालय चोल होते हैं आपके पल्लवों को मार पीट के या कहें मान लीजिए युद्ध करने के बाद अलग या कहें हटा देते हैं या कहें भगा देते हैं। और इधर जो है पांड्या जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, काफी कमजोर हो गए होते हैं। लेकिन जो पल्लवों को हरा देते हैं, पांड्य कमजोर हो जाते हैं, लेकिन इन्हें टक्कर देने वाला कौन था, आपका टक्कर कौन दे रहा होता है, राष्ट्रकूट इन्हें कड़ी टक्कर देते हैं। यानी कि राष्ट्रकूटों से इन्हें टक्कर लेनी पड़ती है, यानी कि इन चोलों को लोहे के चने चबा देते हैं। जैसे कि आपका इसके बाद एक राजा और आते हैं, यानी कि चोल वंश में ही एक राजा आते हैं, कृष्ण तृतीय ने चोल राजा को हराकर, कृष्ण तृतीय ने कौन, कृष्ण तृतीय किसका था, आपका राष्ट्रकूटों का राजा कौन था, आपका कृष्ण तृतीय ने चोल राजा को हराकर चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग को क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। ये जो उत्तरी भाग इसका होता है, चोल राजा को हराकर कौन, किसके, राष्ट्रकूट के जो कृष्ण तृतीय होते हैं वो चोलों को हराकर क्या करते हैं, उत्तर वाला भाग छीन लेते हैं। चोलों के लिए एक भारी पराजय थी, पर जल्दी वे क्या होते हैं, चोल जो होते हैं संभल जाते हैं और विशेषकर 965 में कृष्ण तृतीय की मृत्यु हो जाती है। और राष्ट्रकूट साम्राज्य के पतन के बाद उनके बाद 2 सदियों तक दक्षिण भारत पर क्या होता है, चोलों का वर्चस्व बनाने रहता है। सीधा सा मतलब है आपके जो विजयालय चोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका पल्लवों के जब ये सामंत थे तो पल्लवों को क्या करते हैं, ये हरा देते हैं। हराने के बाद इधर क्या होते हैं, जब पल्लवों को हराते हैं तो इधर क्या आता है, नीचे की तरफ जाए, मैं यहाँ पर दिखा दूं, नीचे की तरफ जाए तो पांड्य जो होते हैं कमजोर हो चुके होते हैं। और उसके बाद जो होते हैं राष्ट्रकूट इस समय क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। तो राष्ट्रकूट जो होते हैं इन्हें क्या, यानी कि जो चोल होते हैं उन्हें क्या करते हैं, लोहे के चने जो होते हैं चबा देते हैं, यानी कि उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ जाती है। और इधर जो थे राष्ट्रकूटों के
कृष्ण जो तृतीय थे वो चोलों का क्या करते हैं, उत्तर वाला जो क्षेत्र होता है मार कर यानी कि हरा कर छीन लेते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, इन्हें पराजय का सामना करना पड़ता है, किसको, चोलों को। उसके बाद क्या होता है 965 में इधर कृष्ण तृतीय जो राष्ट्रकूट के क्या होते हैं, राजा होते हैं, प्रमुख रूप से शासक होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राष्ट्रकूट साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। जैसे ही पतन होता है राष्ट्रकूट साम्राज्य का, राष्ट्रकूट वंश का, वैसे ही जो आपके चोल होते हैं दक्षिण भारत में अपने आप को क्या कर लेते हैं, इस्टेब्लिश यानी कि अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, और लगभग 200 वर्षों तक दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में बड़े आनंद के साथ क्या कर रहे होते हैं, आपका यहाँ पर राज करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि छोटा सा बेस कि किस तरह से विजयालय जो थे इन्होंने क्या किया था, चोल साम्राज्य का क्या किया था, आपका स्थापना की थी। तो मैंने क्या बताया, चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे, आपके विजयालय थे। तो चोल शासनकाल में द्रविड़ शैली सबसे ज्यादा क्या हुई थी, लोकप्रिय हुई थी, क्योंकि कला एवं संस्कृति में यानी कि आर्ट एंड कल्चर में मैं जब पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में भी काफी विशेष रूप से विस्तार से चर्चा होगी। तो मैंने क्या बताया, चोल शासनकाल में द्रविड़ शैली जो होती है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थी। चोल शासनकाल में दक्षिण भारत का मंदिर स्थापित कला का क्या होता है, चरमोत्कर्ष माना जाता है, यानी कि एक्सट्रीम लेवल बोल सकते हैं, यानी कि जो होता है यहाँ पर एक नए लेवल का या कहीं बहुत बड़े स्तर से क्या बनाए जाते हैं, मंदिरों का निर्माण होता है। और जो संस्कृति की बात करें तो मंदिरों का निर्माण बहुत अधिक हुआ था। गर्भगृह के यहाँ पर जो है आपका द्रविड़ शैली में जो मिलता है वो होता है आपका गर्भगृह के ऊपर एक के बाद एक यानी कि एक के बाद एक कई मंजिलों का क्या होता है, निर्माण होता है। इस शैली की मुख्य विशेषता ये थी कि ये मंदिर जो होते 5 से 7 मंजिल के हुआ करते थे, यानी कि जो गर्भगृह हुआ करता था, कहाँ पर, यह गर्भगृह मान लीजिए गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्या होते थे, 5 से 7 मंजिल की, यानी कि एक के ऊपर एक इस तरह की निर्माण, इस शैली का एक प्रमुख विशेषता थी। लगभग कितनी मंजिल का हो जाता था, लगभग 5 से 7 मंजिल का हो जाया करता था। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों का आरंभिक उदाहरण की अगर बात की जाए तो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर देखने को मिल जाता है। ये जो है कांचीपुरम का क्या, कैलाश मंदिर देखने को मिल जाता है। कांचीपुरम आपको वर्तमान में आपका जो तमिलनाडु है यहाँ पर जो है कांचीपुरम देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या था, द्रविड़ शैली में बना हुआ क्या है, एक प्रमुख मंदिर है जो कि आपका चोल शासकों के द्वारा बनाया गया था। इस समय की अगर सबसे प्रमुख और सबसे विशिष्ट और सबसे ज्यादा प्रमुख अगर मूर्ति ज्यादा फेमस या कहें प्रसिद्ध मूर्ति की अगर बात करें तो वो थी नृत्य करते हुए शिव की मूर्ति, जिसको हम कह सकते हैं नटराज की मूर्ति। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नटराज की चोल कालीन कांस्य प्रतिमा जो कि इसकी बनी हुई थी, कांस्य की बनी हुई थी। तो मंदिर की जो थी 3 शैलियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। कौन कौन सी 3 शैलियाँ थी, तो मंदिरों को 3 शैलियों का जो है यहाँ पर मैंने दे दिया है। ये है आपका नागर, ये है आपका बेसर, और ये है आपका ये है नागर, ये है द्रविड़ और ये है बेसर। ठीक, क्लियर हुआ ना, नागर, द्रविड़ और बेसर, तीनों के बारे में अलग अलग हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस काल में कांस्य मूर्तियां सबसे अधिक निर्मित हुई थी, जिसमें सबसे प्रमुख कौन सी थी, आपकी नटराज की नटराज कौन थे, भगवान शिव के जो है अवतार नहीं, भगवान शिव ही है क्या है, डांस करते हुए। तो नटराज प्रतिमा को चोल काल का यानी कि चोल कला संस्कृति का क्या माना जाता है, सांस्कृतिक निचोड़ माना जा सकता है, या फिर सांस्कृतिक निचोड़ कहा जा सकता है। यह कला दक्षिण भारत में मूर्ति कला की एक नई ऊंचाई को क्या करती है, स्पर्श करने वाला काल माना जाता है। अगर उदाहरण के लिए बात की जाए तो इस समय काल में बात की जाए तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर का क्या मिला था, गोमतेश्वर का एक विशालकाय मूर्ति बनाया। फिर से मैं बता दूं, मैंने क्या बताया, इस समय की यानी कि चोल समय की अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत में मूर्ति कला की एक नई ऊंचाई को स्पर्श करने वाला काल माना जाता है। जैसे कि आपके मैंने बताया था कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर का विशालकाय मूर्ति बनाया गया है। यह काल जो है तमिल साहित्य का भी स्वर्ण युग माना जाता है। कौन सा, चोल काल जो था तमिल साहित्य का क्या माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है। क्योंकि अगर तमिल की बात की जाए तो तमिल में कंबन नामक एक वो थे, क्या थे आपके राइटर या कह सकते हैं लेखक थे। तो कंबन ने क्या लिखी थी, एक पुस्तक मतलब रामायण का कंबन ने क्या किया था आपका
रामायण का क्या किया था, और तमिल में उच्चारण किया था, यानी कि तमिल में रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो कौन थे, कंबन के द्वारा लिखी गई थी। तो यह काल क्या माना जाता है, तमिल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। कंबन की रामायण को तमिल साहित्य की उच्च कोटि की रचना माना जाता है। तो चोल काल में क्या है, मूर्ति कला का भी क्या माना जाता है, चरमोत्कर्ष माना जाता है। तो मैंने क्या बताया, गोमतेश्वर की श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति है, जो कि किससे जुड़ी हुई है, आपकी किससे जुड़ी हुई है, आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ ये मूर्ति है। आपका ये श्रवणबेलगोला कहाँ पर है, आपका ये कर्नाटक, ये कर्नाटक वाला क्षेत्र, कर्नाटक में आपका एक जगह मिलेगा जो है श्रवणबेलगोला। ठीक है, तो गोमतेश्वर स्टेचू डेट जो है 1978 से लेकर 993 के बीच में बनाया गया था। ठीक है, कहाँ पर, विंध्यनगिरी पहाड़ियों पर। ठीक, श्रवणबेलगोला कहाँ पर पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, श्रवणबेलगोला क्या है, एक छोटा सा टाउन है। ठीक, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। 10th सेंचुरी चोला डायनेस्टी ब्रॉन्ज आपका ये मूर्ति जो है किसकी है, शिवा की, यानी कि शिव की है। द लॉर्ड ऑफ द डांस एट द लॉस एंजलिस काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट, यानी कि ये कहाँ पर रखा हुआ है, ये अमेरिका में रखा हुआ है वर्तमान में। ठीक, पता नहीं चोरी करके ले गए थे यानी क्या। तो लॉर्ड ऑफ डांस यानी कि नटराज। ठीक, वो जो डांस के देवता कहे जाते हैं, भगवान शिव का ही एक रूप है। समझ पा रहे हैं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चोल वंश ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पर प्रमुख रूप से शासन किया था। भारत देश की बात कर रहा हूं मैं, कहां पर किया था, ये है आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ये है आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, और कुछ भाग जो है क्या है, आपका कर्नाटक वाला भी क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। तो मैंने क्या बताया, चोल वंश ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पर क्या किया था, शासन किया था। चोल शासकों की प्रशासनिक जो इकाइयां थी 4 भागों में बटी हुई थी, जिसमें सबसे पहला जो था प्रांत, दूसरा जो था जिला, तीसरा जो था कमिश्नरी, चौथा जो था ग्राम संघ। ठीक है, तो चोल शासकों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी थी, तो 4 भागों में, प्रांत, जिला, कमिश्नरी और ग्राम संघ। ठीक, तो मेगास्थनीज की इंडिका नामक जो पुस्तिका है, जो कि इंडिका नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है, आपका मेगास्थनीज के द्वारा। तो मेगास्थनीज की इंडिका में चोल वंश का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। फिर से बता दूं, मेगास्थनीज की जो इंडिका नामक पुस्तक है उसमें किसका मिलता है, चोल साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में भी चोल का उल्लेख मिलता है। चोलों का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है, यानी कि चोलों का जो प्रारंभिक इतिहास है वो किससे होता है, आपका किससे होता है, आपका संगम युग से हुआ माना जाता है। क्योंकि संगम युग जो माना जाता है वो आपका मतलब दक्षिण भारत के जो शासक थे उनसे जुड़ा हुआ काल है। संगम युग के बारे में मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये जो उदय था उसके बारे में, उदय सेठी के बारे में आपको थोड़ा सा जो जानकारी था समझ में आया होगा। मोटा मोटी मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको कि चोल साम्राज्य की अगर बात की जाए तो कब कितना शासन किया था इन्होंने, मध्यकालीन की अगर बात की जाए तो 848 से लेकर 1279 तक। कौन कौन से क्षेत्रों में शासन किया था, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, मालदीव। ठीक, और भारत देश की बात की जाए तो मैंने बताया था 3 राज्यों में, आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। ठीक है, बाकी के यहाँ जो राजा हैं मैंने आपको लिख दिए हैं। विजयालय आदित्य प्रथम, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो जो है छोटा सा परिचय था चोल साम्राज्य के बारे में, उदय के बारे में, कि किस तरह से ये सामंत हुआ करते थे। सामंत होने के बाद ये पल्लवों को गिरा गिरा के मारते हैं, और उनको गिराने के बाद उनसे क्या करते हैं, सत्ता छीन लेते हैं। पल्लवों को तो हरा देते हैं, लेकिन इधर जो होते हैं पांड्य जो होते हैं थोड़ा सा शक्तिवाद से कमज़ोर हो चुके थे। राष्ट्रकूटों से इन्हें क्या लेना पड़ता है, लोहा लेना पड़ता है। मतलब लोहा खरीदना नहीं पड़ता, मतलब ऐसे झगड़ा होता है, गोलीबारी होती है, बोले तो युद्ध होता है। समझ पा रहे हैं ना। तो ये एक छोटा सा परिचय था। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो है आदित्य चोल के बारे में। विजयालय चोल के बाद जो राजा बनते हैं वो आदित्य चोल बनते हैं। ठीक है, तो चोल साम्राज्य के ये दूसरे थे, क्योंकि ये थे आपके विजयालय चोल के क्या थे, बेटे, यानी कि पुत्र, यानी कि लड़का थे। ठीक है,
आइए समझते हैं इनको, थोड़ा सा देख लेते हैं। विजयालय चोल की बात कर रहे हैं तो विजयालय चोल ने क्या किया था, आपका जो चोल साम्राज्य था उसकी क्या करते हैं, नींव रखते हैं। यानी कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, फाउंडर ऑफ द चोलाज किंगडम वाज द विजयालय हु द कॉन्कर्ड द किंगडम ऑफ द तंजौर ड्यूरिंग मिड 8th century. विजयालय डिफीटेड द पल्लवाज एंड टुक ओवर द तंजौर फ्रॉम देम. ही वॉज सक्सीड बाई हिज सन आदित्य प्रथम। सीधा सा मतलब था कि जो विजयालय चोल हुआ करते थे ये क्या थे, आपके पल्लवों के यानी कि सामंत हुआ करते थे। ये पल्लव राज्य यानी पल्लव राजवंश दिख जाएगा, पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। और पल्लवों के खिलाफ क्या करते हैं, आपके ये विद्रोह कर देते हैं, यानी कि लड़ाई शुरू कर देते हैं। लड़ाई के साथ ही क्या होते हैं, आपके जो विद्यालय होते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, तंजौर होता है, ये तंजौर या तंजावुर, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जीत लेते हैं। और 1850 में तंजौर के क्या बन जाते हैं, विजयालय चोल जो होते हैं राजा बन जाते हैं। तो सीधा सा मतलब है चोल साम्राज्य की स्थापना जो होती है आपकी 1850 में आपके विजयालय चोल के द्वारा कर दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से जो पल्लव होते हैं समाप्त नहीं होते हैं। उसके बाद इनके बेटे, इनके पुत्र, इनके लड़के, इनकी जो है लल्ला जो है आगे आते हैं। और लल्ला जो जिनका नाम क्या था, आपका आदित्य प्रथम होता है। तो विजयालय चोल जो थे, चोल राजवंश द्वारा स्थापित तंजावुर राज्य के क्या थे, राजा थे। यानी कि जब पल्लवों को हराते हैं तो वहाँ पर कुछ ही हिस्सा जो होता है, जो तंजावुर होता है, इस पर ही क्या कर पाते हैं, ये कब्जा कर पाते हैं। और 850 में ये क्या होते हैं, आपके राजा बन जाते हैं। इस वाले क्षेत्र के राजा जब बन जाते हैं, उसके बाद जब इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद इनका बेटा, इनका पुत्र जो है आ जाते हैं। कि इनका क्या नाम होता है, आदित्य प्रथम होते हैं, जो कि विजयालय के क्या थे, पुत्र थे। चोल साम्राज्य को पल्लवों से ये क्या कराते हैं, मुक्त करवाते हैं। कावेरी नदी के तट पर शिव मंदिर का ये निर्माण भी करवाते हैं। कौन, आपके आदित्य प्रथम करवाते हैं। समझ पा रहे हैं, कौन, आपके आदित्य प्रथम करवाते हैं। सीधा सा मतलब था कि आपका विजयालय चोल ने पल्लवों से जीत कर एक छोटा सा हिस्सा, जिसका नाम कह सकते हैं, जो आपकी क्या था, आपका तंजौर को जीत लेते हैं 850 में। उसके बाद जब इनकी मृत्यु होती है तो आपके इनके बेटे आदित्य प्रथम आते हैं और पल्लवों को चोल साम्राज्य से पूरी तरह से क्या करते हैं, मुक्त करा देते हैं। और पूरी तरह से एक बहुत बड़ा कह सकते हैं, इस पूरे क्षेत्र पे जो पल्लवों का हुआ करता था उस पर क्या कर लेते हैं, ये कब्जा कर लेते हैं। यानी कि एक बहुत बड़े साम्राज्य का ये क्या कर लेते हैं, नींव रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आदित्य प्रथम के समय, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा सॉरी पूरा, ठीक है, ये कांचीपुरम, कावेरी, तंजावुर, ये सारे इनके क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, 1870 से लेकर 907 तक इनका समयकाल रहता है। विजयालय चोल इनसे पहले राजा थे। और इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं पारंतक प्रथम आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया ना एक छोटा सा परिचय किसका, आपका आदित्य प्रथम का। तो पूछा जाए कि आपका पल्लवों से कितने मुक्त करवाया था, तो आदित्य प्रथम ने करवाया था। कावेरी नदी के तट पर शिव मंदिर का निर्माण आपके आदित्य प्रथम ने करवाया था। ठीक है, कावेरी नदी आपको दिख जाएगी, ये आपका तमिलनाडु से, ये यहाँ से होती है ये इस तरह से, और ये तमिलनाडु में, यहाँ पर इन्होंने कावेरी तट पर क्या किया था, शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए दूसरे राजा के बारे में बात करते हैं। प्रमुख राजा आदित्य प्रथम के बाद ये दूसरे प्रमुख राजा हैं, माने जाएंगे, बहुत प्रमुख हैं, क्योंकि इसके और भी बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में बात नहीं करना, जो प्रमुख हैं उनके बारे में ही बात करना है। तो आइए देखते हैं राजराज प्रथम के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जो विजयालय प्रथम होते हैं वो क्या करते हैं, आपका तंजावुर जो होते हैं पल्लवों से जीत लेते हैं। और इस क्षेत्र पे क्या करते हैं, तंजावुर के क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। लेकिन पूरी तरह से पल्लवों से मुक्ति नहीं दिला पाते हैं आपके विजयालय, और उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उनके बेटे जो होते हैं आदित्य प्रथम जो होते हैं क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। राजा बनने के बाद जो पल्लवों से होता है, चोल साम्राज्य को क्या करते हैं, पूरी तरह से मुक्त करा लेते हैं। मुक्त कराने के बाद एक बहुत बड़े साम्राज्य का, यानी कि आपका कांचीपुरम, तंजावुर और कावेरी जैसे कुछ क्षेत्र थे, इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आपके एक और राजा आते हैं जिनका नाम था क्या, राजराज प्रथम। ठीक है, तो चोल शासकों में राजराज प्रथम जो थे सबसे समृद्ध शासक माने जाते हैं। राजराज प्रथम ने क्या किया था, श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था। जब क्या था आपका ये वाला क्षेत्र था, यानी कि तंजावुर किसके अंतर्गत था, आपके विजयालय तक। विजयालय के पुत्र जो थे आपके आदित्य जो थे आपके पल्लवों को खत्म कर देते हैं और ये क्षेत्र जीत लेते हैं। उसके बाद आपका
राजराज प्रथम क्या करते हैं, श्रीलंका पर भी क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं और श्रीलंका को क्या करते हैं, ये जीत लेते हैं। तो राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो था द्रविड़ स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। यूनेस्को, यह मंदिर जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। यानी कि राजराज प्रथम ने कौन सा मंदिर निर्मित करवाया था, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह द्रविड़ शैली में बनाया गया है। यहाँ से पूछा जाए तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, तो राजराज प्रथम द्वारा, और किस शैली में बनाया है, तो द्रविड़ शैली में बनाया गया है। यह मंदिर जो है विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। तो राजराज प्रथम थे, राजराज के नौसैनिक पराक्रम द्वारा मालदीव पर भी विजय प्राप्त कर ली गई थी। यानी कि आपका यहाँ पर ये है आपका श्रीलंका, श्रीलंका के बाद यहाँ पर ये है मालदीव। यानी कि आपका ये जो है तंजौर वाला क्षेत्र आपका विद्यालय के समय, पूरा पल्लवों वाला क्षेत्र जो था आपका आदित्य प्रथम के समय, उसके बाद मालदीव और श्रीलंका पर क्या होता है, आपका राजराज प्रथम के द्वारा जीत लिया जाता है। ठीक है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर जो है एक मंदिर मैंने बताया था, क्या नाम है इसका, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर या बृहदीश्वर मंदिर की बात कर रहे हैं, या इसको हम राजेश्वरम मंदिर भी कह सकते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर या राजेश्वरम मंदिर की अगर बात की जाए तो यह जो है तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है जो कि 11वीं सदी के शुरुआत में बनाया गया था। इसे यानी कि इस मंदिर को पेरुवुट्टयार कोविल भी कहा जाता है। किस मंदिर को, बृहदीश्वर मंदिर को पेरुवुट्टयार कोविल मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट का बना हुआ है। विश्व में है अपनी तरह का एक पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का पूरी तरह से बना हुआ है। यह अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केंद्रीय गुंबद से लोगों को क्या करता है, यह आकर्षित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बृहदीश्वर मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है। किस देवता से संबंधित है, तो शिव मंदिर ये है आपका। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, आपका तंजावुर में। तंजावुर कहाँ है, आप तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ है, आपका भारत में। कहाँ पर, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो राजराज चोल जो थे आपके। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी उम्मीद है काफ़ी है। राजराज चोल की अगर बात की जाए समय काल की, तो ये जो है थे आपके 907 से लेकर 1014 तक ये रहते हैं, 1014 तक रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही हम बात करते हैं। वो है राजेंद्र प्रथम के बारे में। एक प्रमुख राजा थे आपके चोल साम्राज्य के, या कहें चोल वंश के। तो अगर बात की जाए राजेंद्र प्रथम की, तो ये भी एक प्रमुख राजाओं में से एक थे। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को चोल साम्राज्य में क्या कर लिया था, मिला लिया था। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले जो राजा थे वो क्या करते हैं, आपके राज प्रथम जो थे उन्होंने क्या कर लिया था, आपका ये जो श्रीलंका वाला क्षेत्र था इस पे क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। और आपके जो राजेंद्र प्रथम होते हैं ये श्रीलंका को इसमें पूरी तरह से मिला लेते हैं। तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया। राजेंद्र प्रथम का सबसे महत्वपूर्ण अगर सामरिक अभियान की अगर बात की जाए तो कलिंग व बंगाल पर विजय करना था। इस कार्य इन्होंने, यानी कि इस कार्य इन्होंने किसने, आपके राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी, तथा गंगईकोंड चोलपुरम नाम का क्या किया था, एक नगर की स्थापना की थी। वहीं पर इन्होंने चोल गंगम तथा एक विशाल सरोवर का निर्माण भी कराया था। चोल राजवंश का ये सबसे महान शासक माना जाता है। कौन, आपके राजेंद्र प्रथम को चोल वंश का सबसे महान राजा माना जाता है, क्योंकि आपके जो चोल थे, चोल मतलब राजेंद्र प्रथम थे। इन्होंने क्या किया था, मैं आपको दिखा दूं। ये जो है आपका जो देखेंगे यहाँ से लेकर ये इस तरह से, यहाँ इन्होंने क्या कर लिया था, श्रीलंका को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या था, ये गंगईकोंड चोलपुरम नामक क्या बसाया था। यानी कि इन्होंने क्या किया था, ये लड़ाई करते करते यानी कि बढ़ते 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 गंगा नदी तक पहुंच गए थे। यानी कि बंगाल वाले क्षेत्र में, यहाँ पर मैंने क्या बताया, कलिंग व बंगाल वाले क्षेत्र में गंगा नदी के तट तक पहुंच गए। यानी कि गंगा को जीतने वाला इन्होंने क्या कहा, गंगा को जीतने वाला, गंगईकोंड यानी कि गंगा को जीतने वाला अपने आप को घोषित कर दिया। यानी कि गंगा को जीतने वाला व्यक्ति कौन थे, आपके राजेंद्र प्रथम थे। इन्होंने अपनी उपाधि धारण की। इसके बाद
इन्होंने ये है आपका तमिलनाडु वाला चित्र। इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, गंगैकोंड चोलपुरम नामक क्या किया, एक नगर की स्थापना की थी। कहाँ पर, आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। यानी कि इन्होंने क्या किया, आपका ये है बंगाल वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये बढ़ते चले जाते हैं और गंगा नदी तक ये पहुँच जाते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, ये जीत लेते हैं गंगा नदी के वाले क्षेत्र को भी। जब जीत लेते हैं तो अपनी एक उपाधि धारण करते हैं। क्या नाम रखते हैं, गंगईकोंड, यानी कि गंगा को जीतने वाला। तब क्या रखते हैं, ये गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नगर की स्थापना भी करते हैं। ये चोल गंगम नामक एक विशाल सरोवर का भी निर्माण करवाते हैं। ठीक है, तो इनका समयकाल की बात की जाए राजेंद्र प्रथम की, तो 1014 से लेकर 1044 तक इनका समयकाल माना जाता है। ठीक है, इससे पहले जो थे राजराज प्रथम थे, जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और बात की जाए इनकी मृत्यु 1044 में हो जाती है। यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। राजराज चोल, ठीक है, इससे पहले वाले राजा, इसके बाद जो आते हैं राजा धीराज चोल प्रथम, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, ये हिंदू और शैव मत के अनुयायी थे। ठीक, चलिए साथियों आगे बात करते हैं इसी में ही राजेंद्र चोल द्वितीय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये प्रमुख और आखिरी राजा यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो राज केसरी की इन्होंने उपाधि धारण की थी। राजेंद्र चोल द्वितीय अपने बड़े भाई राजा धीराज चोल के क्या थे, उत्तराधिकारी थे। इनको कोपम के युद्ध में अपने भाई के संग याद किया जाता है, जहाँ पर इन्होंने पश्चिमी चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वरम प्रथम का क्या किया था, पासा इनकी दुकान ही पलट दी थी। ठीक, तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो आपकी जो राज केसरी की उपाधि धारण करने वाले कौन थे, आपके राजेंद्र प्रथम वो द्वितीय। राजेंद्र चोल द्वितीय अपने बड़े भाई क्या नाम था, राजा धीराज चोल, राजा धीराज चोल, ठीक है, राजा धीराज चोल के क्या थे, उत्तराधिकारी थे। यानी कि राजेंद्र द्वितीय से पहले कौन से राजा थे, आपके राजा धीराज चोल थे। अगर राजा धीराज की अगर बात की जाए तो 1044 से 1000 राजेंद्र चोल प्रथम के बाद किसका आता है, राजा धीराज चोल क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। 1044 से लेकर 1052 तक का इनका समय काल था। इनके जो मैंने बताया था कि इनके छोटे भाई कौन थे, आपके राजेंद्र द्वितीय। तो राजेंद्र द्वितीय के साथ ये कोपम के युद्ध में जो होते हैं 1052 में जो है क्या करते हैं, लड़ते हैं। और कोपम के युद्ध में आपके राजा धीराज चोल जो होते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि इनकी किसकी, राजेंद्र द्वितीय के साथ आपका राजा धीराज चोल जो होते हैं युद्ध लड़ रहे होते हैं, और राजा धीराज चोल जो होते हैं युद्ध लड़ रहे होते हैं, और उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, कोपम के युद्ध में हो जाती है। इसके बाद इनके छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय क्या बनते हैं, राजा बन जाते हैं। ठीक है, चलिए इतना जानकारी काफ़ी है। राजा धीराज चोल, बात आ रही थी हमारे राजेंद्र द्वितीय के बारे में। जब इनकी राजा धीराज चोल की मृत्यु हो जाती है तो इनके छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय जो होते हैं क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। राजा की बात की जाए तो 1054 से लेकर 1064 तक ही रहते हैं। ठीक है, राजा धीराज के बाद ये आते हैं कौन, राजेंद्र द्वितीय। इसके बाद जो आते हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतनी जानकारी वैसे काफ़ी है। इनका समयकाल की अगर बात की जाए तो 1054 से लेकर 1064 तक का इनका समयकाल रहता है, किसका, राजेंद्र द्वितीय का। ठीक, इतनी जानकारी काफ़ी है। तो मुझे उम्मीद है ये प्रमुख कुछ राजा थे, इतना जानना काफ़ी है। यहाँ पर अगर बात करें हम क्या बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो चोल शासन, स्थानीय स्वशासन, यानी चोल शासन, प्रशासन, सैन्य शक्तियाँ, चोलों का जो चोल साम्राज्य था उसका पैसे का साधन क्या था, नहीं आय का साधन क्या था, इस तरह मतलब कुल मिला के उसका एक तरह से जान सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, उसका इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, उसके मतलब कुल मिला के सब कुछ इसमें होने वाला है जो कि आपका एग्जाम से जुड़ा हुआ है। ये मोटा मोटी देखें तो इसमें हम प्री के भी क्वेश्चन बन सकते हैं और मेंस के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी छोटे एग्जाम से भी जुड़े हुए क्वेश्चन बन सकते हैं और बड़े एग्जाम से भी जुड़े हुए क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो है बेड़ा जो है इन वीडियोज को देखने के बाद पार हो जाएगा। तो इन्हीं सबको देखते हुए मैं आपके लिए इस वीडियो में बढ़ता हूँ आगे, और बता दूं कि आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। थोड़ा सा जो आपको नीचे लाइक वाला बटन जो होता है उस पर जो है अपनी तस्वीर मतलब अपना जो है अंगूठा जो है वो लगा दिया करिए, फिंगरप्रिंट तो है वोट डाल दिया करिए मेरे पक्ष में, ताकि जो है मेरी सरकार जो है बन सके। क्योंकि जो सरकार है बहुमत में नहीं हो पा रही है, पूर्ण में, और आपको पता है प्रधानी का चुनाव चल रहा है और उसमें जो पौवा वगैरह देता है उसकी तरफ वोट का रुझान जो है ज़्यादा रहता है। तो हम पौवा वगैरह तो बांट नहीं सकते। आप हमसे अगर प्रेम थोड़ा बहुत करते हैं तो लाइक वाला जो बटन होता है उसको दबा दिया करिए, और थोड़ा सा जो एक लाल लाल रंग का बटन दिखता होगा उसको सफ़ेद कर दिए, इतना घुसा मारिए कि उसका सारा ब्लड जो है निकल जाए और वो सफ़ेद हो जाए, यानी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। कमेंट करके भी थोड़ा बता दिया करिए
मैं भूल जाता हूँ ये सारी बातें, लोग कहेंगे अपनी बोलता रहता है। मुझे लगता है कि यार अपनी भी थोड़ी बता दिया करें, आपके लिए तो हम कर ही रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आपका ये वीडियो, और इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो मैंने बता दिया था चोल प्रशासन के बारे में, बहुत अच्छे से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं चोल प्रशासन के बारे में, किस तरह से कहाँ कहाँ किस कितने भागों में बटा हुआ था, मंडलम क्या होता है, चोलम क्या होता, सॉरी नायडू क्या हुआ करते थे, नाडू क्या हुआ करते, तो आइए समझते हैं। तो चोल अगर प्रशासन की बात की जाए तो चोल प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था, राजा हुआ करता था। या जो राजा था वो चोल प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। राजा राज्य भूमि की उपज का 1/3 भाग लिया करता था, यानी कि अगर आपके पास 1 रुपया है तो कितना ले लिया करता था, 33 पैसे ले लिया करता था। तो कितना लिया करता था, 1/3 भूभाग राजस्व के रूप में वसूलता था। चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, इन्होंने गांव के स्तर पर स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना प्रारंभ किया था। ये चोल प्रशासन की या कहें चोल साम्राज्य की या चोल वंश का एक क्या सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा प्रमुख ये विशेषता थी कि यहाँ पर क्या था, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया था गांव ग्रामीण स्तर पर। ये बहुत ज्यादा कई एग्जाम्स में मतलब इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया, चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, इन्होंने गांव के स्तर पर स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना प्रारंभ किया था। साथ ही चोल प्रशासन व्यवस्था एक जटिल नौकरशाही पर आधारित थी। राजा जो था प्रशासन का क्या हुआ करता था, प्रमुख हुआ करता था। चोल जो थे राजाओं के अनेक अभिलेख उस समय की प्रशासन व्यवस्था पर क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। यानी कि चोलों के बारे में यदि लिखा हुआ मिलेगा तो वहां पर जो है आपको किसके बारे में देखने को मिल जाएगा, आपको उनकी प्रशासन व्यवस्था में देखने को मिल जाएगा। चक्कर क्या है, पंखा बंद करके डालना पड़ता है तो साला गर्मी लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ होना चाहिए, खुशबू वगैरह। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अपने को गर्मी लग रहा है, इससे थोड़ी सी शांति मिल जाती है, बुरा न मानना, होली है। चलिए, तो मैंने क्या बताया, चोल राजाओं के अनेक अभिलेख उस समय की प्रशासन व्यवस्था पर क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। चोल साम्राज्य के विस्तार के साथ राजा की शक्ति और सम्मान में भी वृद्धि हुई। जब मैंने आपको बताया था विजयालय क्या करते हैं, तंजावुर वाला क्षेत्र जब होता है, यानी कि जो पल्लवों से क्या करते हैं, तंजावुर को जब छीन लेते हैं, फिर उसके बाद उनके बेटे आते हैं, कौन आते हैं, आदित्य प्रथम आते हैं, उसके बाद जो है पल्लवों से मुक्त कराते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। उसके बाद के राजा आते हैं आपके श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और मालदीव को जीत लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, चोल साम्राज्य के विस्तार के साथ ही, यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, आपका ये तंजौर वाले क्षेत्र से हुई थी, और तंजौर के बाद आपका फिर ये हो गया, इस तरह से ये आपका बंगाल वाला सॉरी पश्चिम बंगाल वाला, ये आपका म्यांमार वाला क्षेत्र, यहाँ ये चलता चलाता है, ये आपका ये इस तरह से चला चलाता है। तो जिस तरह से इनका साम्राज्य का विस्तार हुआ उसके साथ ही राजा की शक्ति में और सम्मान में भी वृद्धि होती गई। राजा को असीमित शक्तियां प्राप्त होती थी, जो राजा हुआ करता था उसको इतनी शक्तियां प्राप्त होती, कितनी, असीमित, जिसकी कोई सीमा न हो, उसको असीमित शक्तियां प्राप्त होती थी। फिर भी राजा जो था प्रशासन में विभागों के प्रमुख से क्या किया करता था, परामर्श लिया करता था, लेकिन परामर्श लेता था लेकिन कहीं पर भी मंत्रिमंडल का जिक्र नहीं होता है। तो फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया, राजा की शक्तियां जो थी असीमित थी, फिर भी राजा प्रशासन में विभागों के प्रमुख से, यानी कि विभागाध्यक्ष जो हुआ करते थे, उनसे क्या करता था, परामर्श यानी कि सलाह मशवरा किया करता था। कुछ चोल राजाओं की मूर्तियां भी मंदिर में स्थापित की गई थी, कुछ विशेष मंदिरों का नाम राजा के नाम पर भी पड़ा था, जैसे कि तंजौर का राजेश्वर मंदिर जो है आपका राजा के नाम पर ही पड़ा है। मैंने क्या बताया, इनकी क्या थी, इनका जब साम्राज्य विस्तार हुआ, साम्राज्य विस्तार होने के बाद इनकी शक्तियों में वृद्धि हुई, शक्तियों वृद्धि होने के बाद ये अपने आप को क्या मानने लगे, अपने अंदर देवी है, यानी कि दैवी जो शक्तियां होती हैं कि हम ही देवता हैं, अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग इनके अंदर आने लगी। और फिर ये क्या करने लगे, अपने मंदिर भी बनवाने लगे, यानी कि अपने नाम से मंदिर भी बनवाने लगे। क्योंकि जब सब दुनिया जानती है कि जब हम पावरफुल हो जाते हैं तो सत्ता जो थी जब अपने हाथों में आ जाती है, तो पावरफुल होने के साथ ही क्या होते हैं, ये अपने आप को क्या समझने लगते हैं, मतलब अपने को देवता का अवतार मान के चलने लगते हैं। और बाद में क्या होता है, ये अपने नाम से मंदिर भी बनवाते हैं। तो क्यों, शक्तियाँ असीमित थी। क्षेत्र कहाँ, एक छोटा सा राज्य होता है तंजौर, मतलब छोटा क्षेत्र होता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले जाते हैं और इस तरह से पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। एक साम्राज्य विस्तार होता है तो शक्तियों में भी विस्तार होने लगता है। सीधा सा मतलब है कि आपकी अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद जब आप जॉब लग जाएगी, जॉब लगने के बाद आपके पावर आ जाएगी, समझ रहा ना, पावर आ जाएगी तो आप भी क्या है, हीरो बनने लगेंगे, समझ रहा ना। अभी आपकी घर में बिल्कुल पूंछ नहीं है, फिर क्या है कि आप हीरो बनने लगेंगे, पापा जी से बात करेंगे स्टाइल मार के, पापा जी कुछ बोलिए, कुछ आपकी सेवा पानी की जाए, आपके लिए गाड़ी वगैरह, दूध चाय ठंडा, तो समझ पा रहा ना।
मतलब तरीका होता है, एक समझ का खेल है। आपको मतलब माता पिता नहीं पढ़ाया लिखाया, जब आपकी जॉब लग गई तो आप ही उन्हें क्या दिखा रहे हैं, पैसा दिखा रहे हैं, क्योंकि आप तो अंश तो उन्हीं के ही हैं। इसी तरह से क्या था कि ये भी क्या बन जाते, राजा बन जाते हैं, असीमित शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, और शक्तियां प्राप्त होने के बाद ये अपने आप को क्या समझने लगते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। समझ पा रहे ना? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो चोल प्रशासन में ही आगे बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य में उत्तराधिकारी का क्या था, नियम निश्चित था। सीधा सा मतलब था मारा लड़का, मारा यानी कि मारा लड़का जो है ये बैठा हुआ है मान लीजिए, तो उसको क्या करना है, अपने जीते जी यानी कि क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो पुत्र होगा उसको क्या बना देंगे, राजा बनाने का यहाँ था क्या था, आपका निश्चित नियम था। सीधा सा मतलब कि मेरा बेटा होगा तो सबसे बड़ा जो बेटा होगा वही क्या बनेगा, राजा बनेगा। ठीक है, चलिए, तो चोल साम्राज्य में उत्तराधिकारी का एक नियम निश्चित था। राजा अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी क्या कर देता था, घोषित कर देता था, जिसको क्या कहा जाता था, युवराज कहा जाता था। जिस तरह के हमारे युवराज जो हैं इस समय वर्तमान के जो युवराज हैं भारत देश के कौन हैं, हमारे राहुल उर्फ, और भी ये कई सारे नामों से जाने जाते हैं, पप्पू, पता नहीं कौन कौन से, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, ये नेता हैं, युवाओं के नेता हैं, 50 साल के युवा नेता हैं। तो उत्तराधिकारी जो घोषित कर दिया जाता है उसको क्या कहते थे, युवराज कहा जाता था। युवराज को प्रशासन का अनुभव कराया जाता था, लेकिन ये प्रशासन का अनुभव थोड़ा लेट कर पाए। शासन कार्य में भी अपने पिता की क्या करते थे, सहायता करता था। कौन, आपका जो युवराज हुआ करता था। चोल प्रशासन में ही मंत्रिमंडल का क्या हमें उल्लेख देखने को नहीं मिलता। मैंने आपको बताया था कि इस राजा के पास असीमित शक्तियां हुआ करती थी, लेकिन उन असीमित शक्तियों को होने के बावजूद भी राजा विभागाध्यक्ष जो होता था, यानी विभागों का जो प्रमुख होता था, उससे क्या करता था, सलाह मशवरा किया करता था, और सलाह मशवरा करने के बाद आकर परामर्श किया करता था। लेकिन हमें कहीं पर भी चोल प्रशासन में मंत्रिमंडल का जिक्र या फिर कहीं पर भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। अभिलेखों से यह पता चलता है कि सिविल सर्विसेज का संगठन सुव्यवस्थित था और विभागाध्यक्ष अपने विभागों का क्या करते थे, कार्य देखा करता था। अधिकारियों का उच्च वर्ग जो था पेरुदम पेरुंदम कहलाता था। फिर से बता दूं, अधिकारियों का उच्च वर्ग पेरुंदम कहलाता था एवं निम्न वर्ग जो था सेरुंदम कहलाता था। फिर से बता दूं, उच्च वर्ग जो होता था क्या कहलाता था, पेरुंदम, और निम्न वर्ग क्या कहलाता था, सेरुंदम। किसका, अधिकारियों का। ठीक है, एक विशेष अधिकारी जो था ओल ई कुट्टम, फिर से बता दूं, एक विशेष अधिकारी ओल ई कुट्टम राजा द्वारा जारी आदेशों को क्या करता था, क्रियान्वयन करता था या कहें उन कार्यों को देखता था। फिर से बता दूं, एक विशेष अधिकारी ओल ई कुट्टम नामक राजा द्वारा अपने जारी आदेशों का क्या करता था, क्रियान्वयन करता था। अधिकारियों को भू राजस्व में दिया जाने वाला वेतन क्या होता था, जीविका कहलाती थी। फिर से बता दूं, जो अधिकारी हुआ करते थे उनको जो वेतन दिया जाता था भू राजस्व से, उस वेतन को क्या कहते थे, जीविका कहा जाता था। किसी भी विशेष क्षेत्र की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली अधिकारियों को सुरक्षा का पाडिका बल कूली देना पड़ता था। फिर से बता दूं, किसी विशेष क्षेत्र की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली अधिकारियों को सुरक्षा कर यानी कि पाडिका बल कूली देना पड़ता था। फिर से बता दूं, पाडिका बल कूली देना पड़ता था। किसको देना पड़ता था, सुरक्षा कर देना पड़ता था किसी विशेष क्षेत्र की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली अधिकारियों को, क्या, पाडिका बल कूली। ठीक, चलिए आय के साधन देख लेते हैं। चोल प्रशासन के आय के साधन देख लेते हैं। क्या क्या आय के साधन थे, तो राजा की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था, क्या होता था, या प्रमुख साधन जो होता था भूमि कर होता था। भूमि कर का मतलब होता है कि जमीन से कर नहीं लेते थे, जो जमीन है, जमीन मतलब खेती बाड़ी जो किसान वगैरह करते थे, जो करते थे उससे जो अनाज प्राप्त होता था उससे जो पैसा लेते थे, यानी कि भूमि से जो कर लिया करता था, किसानों से जो कर लिया करता था, वो इनका क्या था, एक प्रमुख साधन माना जाता था। भूमि कर को एकत्र करने का कार्य जो था ग्राम सभाएं करती थी। किसानों को इस बात की सुविधा दी जाती थी कि वे भूमि कर चाहे नगद दें या कहें अनाज के रूप में दे सकते थे। नगद का मतलब कैश वगैरह, मतलब कैश का मतलब मतलब सिक्के के रूप में, कॉइन्स के रूप में, मुद्राओं के रूप में, या फिर मतलब जो मुहरें होती थी ना उनके रूप में ये दे सकते थे, या फिर अनाज के रूप में भी दे सकते थे। भूमि कर की अगर बात की जाए, भूमि कर जो था उपज का 1/3 भाग था। विशेष स्थिति में जैसे अकाल पड़ जाता है, भूमि कर उसमें क्या कर दिया जाता था, माफ कर दिया जाता था। मैंने क्या बताया कि जो भूमि कर था कौन इकट्ठा करती थी, ग्राम सभाएं करती थी, और जो किसान हुआ करते थे उनको या तो नगद के रूप में या फिर अनाज के रूप में देने का अधिकार प्राप्त था। इसके बाद किसी विशेष परिस्थिति में जैसे कि आपका सूखा पड़ गया तो उनका उनका जो भूमि कर हुआ करता था वो क्या कर दिया जाता था, माफ कर दिया जाता था। चलिए राजा की आय के अन्य स्रोत देख लेते हैं, कौन कौन से जो है अन्य। व्यवसाय कर
कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, तो उस पर आयात कर, यानी कि भारत देश से, यानी कि उनकी क्षेत्र की सीमा से दूसरे क्षेत्रों में भेज रहे हैं, या फिर वहाँ से मंगाया जाता है, जो आता है उसको आयात कहते हैं, जो दूसरे देशों में भेजा जाता है उसको निर्यात कहते थे। तो आयात कर, चुंगी कर, वनों और कारखानों से ETC कह सकते हैं, आदि इत्यादि। व्यय की प्रमुख मद है, यानी कि खर्चा किन किन पर करते थे, कौन, आपके जो चालुक्य, वो चोल हुआ करते थे, वो खर्चा किन किन पर, यानी कि व्यय की प्रमुख मदों की बात की जाए तो राजा, राज परिवार और उसका दरबार, यानी कि जो राजा होता था, राजा का परिवार होता था, राज परिवार पर खर्च होता था, राजा पर खर्च होता था, और उसका जो दरबार हुआ करता था उस पर खर्च होता था। नागरिक प्रशासन, सेना, मंदिर और सार्वजनिक निर्माण तथा धार्मिक अनुदान इत्यादि में ये क्या हुआ करता था, खर्च हुआ करता था। तो ये आय के स्रोत आपको पता चल गया, व्यवसाय कर हो गया, आय कर, आयात कर हो गया, चुंगी कर हो गया, वनों और कारखानों से कर हो गया, और सबसे प्रमुख जो कर था वो था भूमि राजस्व, यानी कि भूमि से प्राप्त किया हुआ धन ही यहाँ पर क्या था, चोलों का एक प्रमुख आय का साधन था। व्यय की मदें, जिसको मैं इकोनॉमी में पढ़ा चुका हूँ, व्यय मतलब खर्च किस पे करते थे, राजा पे होता था, राजा के परिवार पर होता था। उसके बाद आपका उनके जो दरबारी लोग हुआ करते थे, कवि हो गए, वहाँ के जो कुछ प्रमुख लोग हो गए, जो नवरत्न होते थे, नवरत्न तेल नहीं बता रहा हूँ, वहाँ जो प्रमुख लोग जो दरबार में बैठते थे उन पर खर्च होता था, सेना के ऊपर खर्च होता था, मंदिर पर होता था, सार्वजनिक निर्माण, जैसे कुआं खुदवा रहे हैं, कोई मान लीजिए मेला हो रहा है, या फिर कुछ भी खेला हो रहा है, कहीं फिर खेला हो गया, आजकल चलता है ना खेला, तो कहीं पर मेला हो रहा है, कहीं खेला हो रहा है, खेल मतलब खेल वगैरह होता है ना वो, तो उसमें क्या होता था, ये खर्च होता था। धार्मिक अनुदान का मतलब कोई मंदिर बन रहा है, समझे ना बात को, मंदिर बन रहा है, मंदिर बनने के बाद तैयार हो गया, कोई फंक्शन करना है मंदिर में, मान लीजिए शिवरात्रि आ गई, तो उस पर क्या है कि आपका थोड़ा सा अनुदान यानी कि पैसा दे दिया। भू राजस्व को क्या कहते थे, कदमई कहा जाता। फिर से बता दूं, चोल प्रशासन में या चोल लो के समय भू राजस्व को कदमई कहा जाता है। जूम करके दिखा दूं क्या कहा जाता था, कदमई कहा जाता था। राजस्व कर को क्या कहते थे, आयम कहते थे। सुपारी कर को, अगर सुपारी कर की अगर बात की जाए तो कडमई कहा जाता था। व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कर की अगर बात की जाए तो कड़य इरय कहते थे, कड़य इरय कहते थे। द्वार कर की अगर बात की जाए तो वासल्पिरम कहा जाता है। फिर से बता दूं, द्वार कर को क्या कहते थे, वासल्पिरम कहते थे। आजीवकों पर अगर कर की बात की जाए तो आजीव बक्कासु, आजीव कासु, क्या कहेंगे, आजीव कासु, आजीव कासु कहते थे किसको, आजीवकों पर कर। नर पशु धन पर अगर कर की बात की जाए तो क्या कहते थे, किड़ाक कासु, किड़ाक कासु, किड़ाक कासु। 2-3 बार बोल दे रहा हूँ तो आपके जो है मुंह पे भी चढ़ जाए, मुंह पे मतलब स्वाद अभी बिगड़ जाएगा, पहली बार पढ़ेंगे तो अभी क्या है 2-3 बार बोलेंगे तो याद आ जाएगा। वृक्ष कर की बात की जाए तो मरमजाड़ी, मरमजाड़ी, मरमजाड़ी क्या कहेंगे, मरमजाड़ी। गृह कर की अगर बात की जाए तो मनय इरय, मनय इरय। ग्राम सुरक्षा कर की अगर बात की जाए तो पाड़ी कावल, पाड़ी कावल। व्यवसाय कर की अगर बात की जाए तो मगनमय, 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 ठीक है। तेल घानी कर की अगर बात की जाए तो पेविर, पेविर, समझ गए ना, क्लियर हुआ ना। तो आयम, कड़मई, कड़ेर, वा सल्परम, आजीवा कासु, किड़ाकासु, मरमचाड़ी, मने इरय, पड़िकावल, पड़िकावल, ठीक है। मगनमय, मगनमय और पेविर, पेविर, ठीक। चलिए इतना जानकारी काफ़ी है, मुझे उम्मीद है। आगे हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं प्रादेशिक प्रशासन, ठीक है। प्रादेशिक जो इतना इन्होंने मतलब साम्राज्य बनाया था उस पर किस तरह से प्रशासन करते थे, यानी कि उस पर किस तरह से राज करते थे, आइए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन जो था आपका कोट्टम, नायडू, कुर्रम और मंडलम, जिनको हम प्रांत कह सकते हैं, तो इनमें बटा हुआ था। तो प्रादेशिक प्रशासन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो चोल साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। जो चोल साम्राज्य था किसमें बटा हुआ था, प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें क्या कहा जाता है, मंडलम कहा जाता है। क्या कहा जाता था, मंडलम कहा जाता था। फिर से बता दूं, चोलों का प्रशासन या कहें चोलों का जो साम्राज्य था वो प्रांतों में बटा हुआ था, जिनको हम क्या कहते थे, मंडलम कहते थे, ठीक है। चोल साम्राज्य में कितने मंडल थे, 8 मंडल थे। कितने मंडल थे, 8 मंडल थे। मंडलम का या का मंडल का प्रशासन करने के लिए किसी राजकुमार या फिर उच्च अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जो राजा के वायसराय के रूप में कार्य करता था। फिर से बता दूं, जो मंडलम हुआ करता था उसमें एक उच्च अधिकारी की क्या की जाती थी, नियुक्ति की जाती थी। उसको क्या कहते थे, उसको क्या कहते थे, अधिकारी की नियुक्ति है जो राजा के वायसराय के रूप में कार्य करता था। प्रत्येक मंडल जो हुआ करता था, जो प्रत्येक मंडल जो हुआ करता था किसमें बटा हुआ था, कोट्टम में बटा हुआ था। किसमें, कोट्टम में बटा हुआ था।
कोट्टम जो हुआ करते थे कायम बटे थे आपके नायडुओं में बटे हुए थे, नायडू, ठीक, नायडू या कहें नाडू, नाडू, नाडू से क्या नायडू या कहें नाडुओं में बटे हुए थे। नाडू जो थे आधुनिक जिले के समान हुआ करते थे। नाडू जो हुआ करते थे कई ग्रामों के समूह को क्या कहते थे, कुर्रम कहते थे। फिर से बता दूं, आपके मंडलम जो थे कायम है आपको कोट्टम में, कोट्टम कायम है आपके नायडुओं में, और नाडू जो हुआ करते वर्तमान के जिले के रूप में माने जाते थे। जो कई सारे ग्रामों के समूह को क्या कहते थे, कुर्रम कहते थे। यानी कई सारे गांव मिलकर क्या बना देते समूह, मान लीजिए एक गाँव वो ऐसे करके 10 से 15 गाँव बन गए, एक समूह बन गया, तो उन गाँव के एक समूह को क्या कहते थे, कुर्रम कहते थे, कुर्रम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जो साम्राज्य था, प्रादेशिक प्रशासन की अगर बात की, साम्राज्य किस में बटा हुआ था, साम्राज्य जो था प्रांतों में बटा हुआ था, जिनको हम क्या कहते थे, मंडलम कहते थे। मंडलम जो थे कोट्टम में बटे हुए थे। कोट्टम की बात की जाए तो नाडुओं में बटा हुआ था, नाडू, ठीक है, जो कि वर्तमान के जिले के समान हुआ करते थे। आइए देखते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में बात कर लेते हैं। स्थानीय स्वशासन, आइए थोड़ा सा स्थानीय स्वशासन देखते हैं। स्थानीय स्वशासन की अगर बात की जाए, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता उसका स्थानीय स्वशासन था, स्थानीय स्वशासन था। ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थे और ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते। फिर से बता दूं, ग्राम स्वशासन की एक पूर्ण इकाई हुआ करते थे और ग्राम का यानी गांव का प्रशासन जो गांव के लोग थे या गांववासी हुआ करते थे वो स्वयं करते थे। चोल शासकों ने इन अभिलेखों से इस व्यवस्था का क्या मिलता है, चोल शासकों से इस अभिलेखों से क्या मिलता है, इस व्यवस्था पर क्या है, प्रकाश, विस्तृत प्रकाश डाला। सीधा सा मतलब है कि जब आप चोल जो है क्या देखेंगे, आप उनके अभिलेख वगैरह देखेंगे या फिर कहीं पर भी कोई लेख वगैरह देखेंगे चोलों के बारे में, यदि कहीं लिखा हुआ है विशेष रूप से, तो सबसे प्रमुख रूप से जो लिखा हुआ मिलेगा वो काय के बारे में लिखा हुआ है, अक्सर आपका स्थानीय स्वशासन के बारे में देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे इसी में ही देखते हैं। तो जो अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्या होता है, अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो ग्राम सभा को क्या किया जाता था, 30 भागों में बांट दिया जाता था। सीधा सा मतलब ये था कि जो ग्राम सभा था वो 30 भागों या कहें मोटा मोटी कह सकते हैं 30 समितियों में बांट दिया या कहें विभाजित कर दिया जाता था। और उसमें क्या किया जाता, एक निश्चित योग्यता रखने वाले व्यक्ति को क्या कर लिया जाता था, चुन लिया जाता था। मान लीजिए एक ग्राम सभा है, ग्राम सभा में क्या है, ग्राम सभा को 30 भागों में बांट दिया। वो उसमें 30 भागों का मतलब कोई टुकड़े तो कर नहीं दिए ग्राम सभा के, हर पूरी ग्राम सभा में क्या कर दिया, 30 सदस्य एक तरह से प्रमुख रूप से या कहें 30 प्रमुख रूप से एक समिति का क्या बना दिया, एक समूह बना दिया, जो क्या था, ग्राम सभा के रूप में बटा हुआ था। फिर से बता दूं, अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सभा को 30 भागों में विभाजित कर दिया जाता था। और इसमें क्या था, निश्चित योग्यता रखने वाले एक व्यक्ति को क्या कर लिया जाता था, चुन लिया जाता था, जिसमें कुछ योग्यता क्या थी, आवश्यकता थी। कौन कौन सी वो योग्यता थी, जिसमें उस ग्राम सभा का एक तरह से सदस्य बनने के योग्यता, यानी कि वो पूरी ग्राम सभा में कितने माने जाते थे, 30 भागों में, तो उसमें एक सदस्य चुना जाता था और उसका एक प्रमुख भी हुआ करता था। ठीक है, तो क्या कौन कौन सी वो योग्यताएं थी, तो आइए देखते हैं। 1/4 वेली, लगभग 1.5 एकड़ से अधिक भूमि का क्या होना चाहिए, वो स्वामी होना चाहिए। वैदिक मंत्रों और ब्राह्मण ग्रंथों का क्या होना चाहिए, वो सम्यक ज्ञान होना चाहिए। वह उस ग्राम का यानी कि उस गांव का निवासी होना चाहिए। अपनी ही भूमि पर बनाए गए मकान पर वह रहता हो। अपन उसकी आयु जो है 35 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कुछ ऐसी अगर कोई मान लीजिए सदस्य है, उसको सदस्यता से क्या कर दिया जाए, अयोग्य घोषित कर दिया जाए, तो उसके लिए भी क्या है, कुछ प्रमुख शर्तें थी, जैसे कि वो पिछले 3 वर्षों से किसी भी समिति का क्या न रहा हो, सदस्य न रहा हो, जिसने सदस्य के रूप में आय व्यय का लेखा जोखा अपने विभाग को न सौंपा हो, इस तरह से वो क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें भी देखते हैं। तो अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मैंने क्या बताया, ग्राम सभा को क्या किया गया था, 30 भागों में बांट दिया गया था, यानी कि विभाजित कर दिया गया था। तो इस प्रकार की योग्यता रखने वाले 30 भागों में से प्रत्येक में से एक व्यक्ति को घड़े में से निकाले हुए पर्चे के आधार पर चुन लिया जाता। सीधा सा मतलब था कि क्या कर लिया, पर्चे बना लिए। वो मान लीजिए ये घड़ा है, घड़े में क्या कर दिया, पर्चे बना के डाल दिए, और एक बच्चे से क्या कर लिया गया, उस घड़े में से पर्चे निकलवाए, जिसका भी नाम आया, मैंने बहुत सारे पर्चे पढ़े हुए, उसमें से कोई एक निकाल लिया और उस पर जो नाम लिखा हुआ था वो क्या कर लिया था, उसको चुन लिया जाता। तो नाम के ये पर्चे जो किसी बालक या बच्चे द्वारा निकलवाए जाते थे। इन सदस्यों का कार्यकाल जो हुआ करता, कितना हुआ करता था, 30 वर्ष का हुआ करता था। इन सदस्यों में से 12 स्थायी समिति के, 12 उपवन समिति के और 6 तालाब समिति के चुने जाते थे। मैंने बताया कितने थे आपके, 30 भागों में या कहें 30
30 लोगों का एक समूह के रूप में बांट दिया जाता था, जिसमें से 12 क्या हुआ करते थे, 12 जो थे स्थायी समिति के हुआ करते थे, 12 उपवन समिति के, और 6 कितने किसके हुआ, तालाक समिति के। तो 6, 12 और 12 यानी कि 12 दूनी 24 और पहले 6 कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है, तो समिति को क्या कहा जाता था, बरियम कहते थे। यह ग्राम सभा के कार्यों का क्या करती थी, संचालन करती थी। तो मैंने क्या बताया, ग्राम सभा को 30 समितियों में बांट दिया जाता और समिति को क्या कहते थे, बरियम कहते थे। तो एक ग्राम सभा में कितनी बरियम हुआ करती थी, मोटा मोटी देखें तो 30 बरियम हुआ करती, जिसमें क्या था, 12 स्थायी समिति के, 12 उपवन समिति के और 30 तालाब समिति के हुआ करते। तो उम्मीद है आपको ग्राम सभा के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो सब फिर से बता दें, समिति को बारियम कहते थे। यह ग्राम सभा के कार्यों का क्या करती थी, संचालन करती थी। ग्राम सभा के कार्यों के लिए कई समितियां हुआ करती थी, जिसको मैंने आपको बता दिया, 12 स्थायी समिति, 12 उपवन समिति और 6 तालाब समिति हुआ करती थी। ठीक है, कितने भागों में बांट दिया जाता था, 30 भागों में। कौन सी योग्यताएं थी, मैंने बताया था एक ग्राम सभा के सदस्य के रूप में चुनने के लिए। तो 1/4 वेली यानी कि लगभग 1.5 एकड़ से अधिक भूमि का वह स्वामी हो, वैदिक मंत्रों और ब्राह्मण ग्रंथों का क्या हो, सम्यक उसको ज्ञान होना चाहिए, वह उस ग्राम का यानी गाँव का निवासी होना चाहिए, अपनी ही भूमि पर बनाए गए मकान में वह रहता हो, उसकी आयु जो है 35 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी काफी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्राम सभा के कार्य देख लेते हैं। ग्राम सभा जो थी कौन कौन से कार्य करती थी, यह भूमि कर एकत्रित करके सरकारी खजाने में जमा करती थी, तालाब और सिंचाई के साधनों का प्रबंध करती थी, ग्राम सभा के मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों की देखभाल, ग्राम वासियों के मुकदमे का फैसला करती थी, ग्राम की सड़कों को बनवाती थी, ग्राम में औषधालय खोलने का कार्य आपका ग्राम सभा का ही हुआ करता था, ग्राम के यानी कि गांव के बाजारों और पैठों का प्रबंध करना, ईटीसी यानी कि इत्यादि। पैठ मतलब जो होते हैं, जो मैंने बताया था, बाजार जो होते हैं, तो उसमें तो सब लोग जानते ही हैं, खेला बाजार में नहीं होता है। खेला मतलब जिसमें खेल कूद होता है, वो अलग कर दीजिए, खेला जो है अलग चीज़ है। बाजार जैसे कि आपको पता है, मतलब जो एक तरह से बाजार होते हैं, सब चीज़ मिलती है ना, जैसे कि आपका फ़ोन तो नहीं हुआ करते, साड़ियाँ, चूड़ियाँ, बिंदी, सब जो भी होता है, चाट, पकौड़ी, लहसुन के साथ पता नहीं क्या लगाया जाता है, वो भी मिलता था। उसमें प्याज होता है, उसको प्याज कहते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ मिला करती थी। पैंठों की बात की जाए तो पैंठ जो होते हैं वो होते हैं एक तरह से जो पशु मेला होते हैं, वो एक तरह से मेला बोले जा सकते हैं, उनका भी प्रबंध करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम सभा के अधिवेशन मंदिरों में हुआ करते थे। कहाँ पर हुआ करते थे, मंदिरों में हुआ करते थे। केंद्रीय सरकार गांव के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। इस प्रकार ग्राम स्थानीय सुशासन की एक महत्वपूर्ण क्या थी, इकाई था। व्यापारियों से संबंधित हितों की देखभाल करने के लिए आपका मणिग्रामम, वालिंजियार बोलेंगे, और नाना देसी जैसे समूह हुआ करते थे। धार्मिक हित समूहों की बात की जाए तो मूल पेरुदियार था। यह मंदिरों की व्यवस्था की निगरानी करता था। हितों की देखभाल करने के लिए संस्थाओं की अगर बात की जाए तो व्यापारियों के हितों से संबंधित हितों की देखभाल कौन करता था, मणिग्रामम, वालंजियार और नाना देसी। धार्मिक हितों की समूह के लिए कौन सा था, तो मूल पेरुदियार था। समझ में ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी में ही। तो संपूर्ण ग्राम जो था मंडलों में यानी कि प्रांतों में बटा हुआ था। मैंने क्या बताया, संपूर्ण जो साम्राज्य था, चोल साम्राज्य था, वो प्रांतों में बटा हुआ था, जिसको हम मंडल कहते थे या मंडलम कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन जो था बलनाडु या फिर नाडु में होता था। इसके नीचे गांव का समूह यानी कि कुर्रम या फिर कोट्टम कहलाता था। यानी गांव का समूह जो हुआ करता था उसको क्या कहते थे, कुर्रम या कोट्टम कहते थे। सबसे नीचे जो आया करते थे वो थे गांव की स्थिति की अगर बात की जाए तो गांव की स्थिति पट्टे के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते थे, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। तो मैंने क्या बताया, चोल साम्राज्य किस में बटा हुआ था, मंडलों में। मंडल जो थे बलनाडु या फिर नाडु में। जो गांव का समूह हुआ करता था कुर्रम या कोट्टम, और कुर्रम जो होते थे काय में होते थे आपके बहुत सारे गांव का एक समूह हुआ करता था। कुर्रम या कोट्टम की अगर बात की जाए तो अंतरजातीय आबादी जिसमें रहती थी, ठीक है, अंतरजातीय आबादी जिसमें रहती थी, ब्रह्मदेव हुआ करता था और देवदान, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो गांव की 3 श्रेणियां थी। मैंने कौन कौन सी बताई, कुर्रम या कोट्टम की बात की तो पहला जो था अंतरजातीय आबादी, बात करेंगे क्या था, ब्रह्मदेव, बात करेंगे क्या होता है, देवदान। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ऐसे ग्राम सबसे ज्यादा होते थे जिसमें अंतरजातीय आबादी हुआ करती थी, जो भू राजस्व देते थे। यानी कि ऐसे ग्राम जो थे सबसे ज्यादा थे जो भू राजस्व दिया करते थे, और क्या करते थे, इसमें अंतरजातीय आबादी थी। मतलब पहले उस समय क्या था, ये इस समय मुस्लिम नहीं थे ज़्यादा,
तो यहाँ पर क्या दिया जाता था, मैंने क्या बताया, हिंदुओं में सभी लोग रहते थे, ब्राह्मण रहते थे, क्षत्रिय रहते थे और व्यापारी रहते थे, आपके अन्य जातियाँ रहा करती थी, सभी लोग रहा करते थे। तो इस तरह की आबादी क्या थी, इस तरह के आबादी वाले गाँव सबसे ज़्यादा थे। सबसे कम संख्या में ऐसे ग्राम थे जो ब्रह्मदेव कहलाते थे। ब्रह्मदेव कहते, इसमें पूरा ग्राम या फिर ग्राम की भूमि किसी एक ब्राह्मण समूह को दे दी जाती थी। मान लीजिए कोई ब्राह्मण समूह है और उसमें क्या है, सारे किसी विशेष क्षेत्र में जो है ब्राह्मण रहेंगे, मैंने 50-100 लोगों का एक समूह बन गया, उनको क्या कर दिया, एक जमीन दे दी, कह दी कि ब्राह्मणों को अलग से बसा दिया, तो उसको क्या कहते थे, ब्रह्मदेव कहलाते थे। फिर से बता दूं, सबसे कम संख्या में ऐसे ग्राम हुआ करते जो ब्रह्मदेव कहलाते थे, एवं इनमें पूरा ग्राम या फिर ग्राम की भूमि किसी एक ब्राह्मण समूह को दे दी जाती थी। तो ब्रह्मदेव से संबंधित अग्रहार अनुदान होता था, जिसमें ग्राम ब्राह्मण बस्ती हुआ करता था एवं भूमि अनुदान में दी गई होती थी। यानी कि जो गांव हुआ करता था, कौन सा, ब्रह्मदेव जो गांव हुआ करता था, उसमें ब्राह्मण बस्ती होती थी। तो मैंने बताया था ब्राह्मणों के समूह को ही ये जमीन दे दिया जाता था और वहाँ पर क्या एक बस्ती बस जाती थी, जो एक तरह से क्या माना जाएगा, ब्राह्मण बस्ती माना जाएगा, या फिर उसको गाँव का एक नाम दे दिया जाता। तो क्या था, जो अंतरजातीय आबादी वाले और ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव कौन सा हो गया, जो ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी, उस पर वो क्या करते थे, रहते थे, एक बस्ती बनाकर रहा करते थे। ये भी कर मुक्त थे। कौन सा, आपका जो ब्रह्मदेव था, ये क्या थे, कर मुक्त थे, लेकिन ब्राह्मण अपनी इच्छा से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर सकते थे। यानी मान लीजिए ब्राह्मण कहीं रहते थे, किसी गांव विशेष में रहते थे, लेकिन उन्हें क्या था, कर मुक्त था, उन्हें कर नहीं देना होता था। बस करते क्या थे, ये क्या करते थे, ये लोगों को क्या करते थे, ये लोगों को क्या करते थे, ये शिक्षा प्रदान करते थे, वो भी निःशुल्क, अगर अपनी इनकी इच्छा है तो। देवदान की अगर बात की जाए तो ऐसे गांव देवदान कहलाते थे जो मंदिरों को दान में दिए गए होते थे। मंदिर, मान लीजिए कोई मंदिर बना है, उसमें क्या कर दिया गया, मंदिर के नाम पर जमीन कर दी, जमीन करने के बाद वहाँ पर कुछ लोग रहने लगते, जाहिर सी बात है जो मंदिर में काम करने वाले, पूजा करने वाले, उनसे जुड़े हुए लोग रहा करते थे। तो ऐसे गाँव में भू राजस्व वसूला जाता था, ऐसे गाँव में भू राजस्व वसूला जाता था, किंतु उनकी वसूली सरकारी अधिकारियों के बजाय मंदिर के अधिकारी करते थे। फिर से बता दूं, ब्रह्मदेव जो था उनसे क्या नहीं किया जाता था कि अनुदान के रूप में ब्राह्मणों को दी जाती थी, तो उसमें कर नहीं वसूला जाता था। अगर कर की अगर बात की जाए, कर कहाँ कहाँ वसूला जाता था, तो मैंने क्या बताया, आपका अंतरजातीय आबादी से वसूला जाता था और देवदान से वसूला जाता था। देवदान कौन सा था, जो मंदिरों को जमीन दी जाती थी। अंतरजातीय कौन सा था, जिसमें सभी जातियां रहती थी, ठीक है, उसमें ये इससे वसूला जाता था। इससे ब्रह्मदेव से नहीं वसूला जाता, क्योंकि ये ब्राह्मणों को दी गई होती है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ ब्राह्मण जो थे निःशुल्क शिक्षा दिया करते थे लोगों को। देवदान से राजस्व वसूला तो जाता था, लेकिन इस पे जो प्रशासन के अधिकारी होते, सरकारी अधिकारी इस पे नहीं करते थे, बल्कि मंदिर के अधिकारी ही यहाँ से कर वसूल करते थे। ग्राम स्तर पर 3 प्रकार की संस्थाएं थी। कौन कौन सी संस्थाएं थी, तो साधारण गांव में उर नामक संस्था थी। साधारण ग्राम में क्या थी, उर नामक संस्था थी। क्या, उर नामक। जबकि ब्रह्मदेव या कहें अग्रहार गांव में क्या थी, सभा थी। मैंने क्या बताया, साधारण गांव का मतलब था जो अंतरजातीय गांव था। कुर्रम क्या था, 3 रूप में बटा हुआ था। तो साधारण गांव जो अंतरजातीय गांव था, उसमें क्या था, उर नामक संस्था थी। जबकि ब्रह्मदेव या कहें अग्रहार गांव में क्या थी, सभा थी। ऐसी बस्ती जिसमें व्यापारी निवास करते थे, वहां पर नगरम नामक एक संस्था गठित होती थी। वैसे गांव जिनमें ब्राह्मण एवं ग्राम ब्राह्मण जनसंख्या निवास करती थी, वहां पर सभा और उर दोनों क्या किया जाता था, बनाई जाती थी। यानी कि ब्रह्मदेव जो था वहां पर क्या था, मान लीजिए सभा और उर, इसमें दोनों बनाई जा सकती थी, ठीक है, अगर गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण एक साथ दोनों निवास करती थी। ब्राह्मण वाले में तो केवल सभा बनेगी, जिसमें गैर ब्राह्मण थे और ब्राह्मण दोनों एक साथ रहते थे, उसमें सभा और दोनों बनाई जा सकती थी, ठीक है। तो चोल डायनेस्टी यानी कि चोल साम्राज्य के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो ब्राह्मणों के बारे में अक्सर कहा जाता है ये विदेशी हैं, तो इसमें कुछ जो कीड़े मकोड़े जो हैं वो अक्सर लालचन लगाते हैं कि यहाँ पर जो है प्रमाण देते हैं कि आप ब्राह्मण विदेशी हैं। DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड जो हुआ करता था, पुरातात्विक, संस्कृति, सभ्यता, भाषाशास्त्र, धर्मशास्त्र, विज्ञान के मुताबिक ब्राह्मण जो है 100% क्या है, विदेशी है। हमारे कुछ कीड़े जो हैं धरती पर बोझ हैं, वो कहते हैं, अक्सर देखने को मिल जाता है। ये राजनीतिक मुद्दा है, ये यहाँ पर वैसे टॉपिक नहीं था, लेकिन हमें मिला तो हमने यहाँ पर डाल दिया। तो ग्राम स्तर पर मैंने क्या बताया, 3 संस्थाएं थी। उर साधारण गांव में बनते थे, जिसमें अंतरजातीय थे। सभा ब्रह्मदेव या फिर अग्रहार गांव में बनती थी। नगरम की बात की जाए, जिसमें व्यापारी निवास करते थे। समझ गए ना, चलिए। पारंतक प्रथम के समय के उत्तर मेरू अभिलेख में 919 से लेकर 929 तक का इनका क्या था, समय काल था। सभा की कार्यवाही पर क्या करता है, प्रकाश डालता है। फिर से बता दूं, पारंतक प्रथम के समय जो आपका अभिलेख लिखा गया था, उसमें क्या है, सभा की कार्यवाही पे क्या मिलता है,
प्रकाश डालता है। सबसे प्राचीन उत्तर मेरू अभिलेख पल्लव शासक दंती वर्मन के काल का है। सभा एक औपचारिक संस्था थी जो कि ग्रामीणों की एक गैर औपचारिक संस्था उरार के साथ मिलकर काम करती थी। सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। यह वारियम कहलाती थी। सदस्य समिति में 30 सदस्य चुने जाते थे। इन 30 सदस्यों में से 12 ज्ञानी व्यक्तियों की एक वार्षिक समिति गठित की जाती थी जिसको संवत्सर वारियम कहा जाता था। तो ग्राम स्तर पर मैंने सभाएं बता दी थी। उरु सभा नगरम, साधारण गांव के लिए उरु, आपका ब्रह्मदेव ग्रह गांव के लिए सभा, और नगरम के लिए जिसमें व्यापारी रहा करते थे। तो वारियम की अगर बात की जाए तो 12 स्थायी समिति के मैंने बताए थे, 12 उपवन समिति के, और 6 जो थे मैंने यहाँ पर 7 लिखा दिख रहा होगा, 6 जो थे तालाब समिति के हुआ करते थे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इतना जो है आपको आनंद आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी में ही। यहाँ पर देखते हैं समिति के बारे में। समिति में जो हुआ करता था, जो समिति थी, उपवन समिति को क्या कहते थे? तोटावारियम। क्या कहते थे? तोटावारियम जो था उपवन समिति को कहते थे। सिंचाई समिति को क्या कहा जाता था? एन वारियम सिंचाई समिति को कहा जाता था। पंच भरने, पंच बनकर झगड़ों का निपटारा जो करते थे, पंच जो हुआ करते थे, वो क्या कहते हैं? पंच भार। स्वर्ण समिति की अगर बात की जाए तो पूर्ण वारियम कहा जाता था। सन्यासी एवं विदेशियों की समिति को क्या कहा जाता था? उदासी, उदासी कवारियम। ठीक, उनकी कार्यकारिणी के लिए जो समिति थी, उनकी कार्यकारी के लिए जो समिति थी उसको कहते थे उलंगनाटार, उलंगनाटार। ठीक, सदस्यों को पेरुमक्कल। ठीक है, तो सभा को पेरुगुरी कहा जाता था और सदस्यों को क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल कहा जाता था। सभा को पेरुगुरी कहा जाता था, इसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। सन्यासियों और विदेशियों की समिति को क्या कहते थे? उदासिक वारियम, उदासिक वारियम। ठीक, उनकी कार्यकारी समिति को क्या कहते थे? उलंगनाटार, उलंगनाटार। ठीक, सभी बैठकें मंदिर के आते में होती थी जिसमें ढोल बजाकर लोगों को क्या किया जाता? इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, मुझे उम्मीद है इतना आपको आनंद आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चोलों के समय में कुछ ऐतिहासिक स्थल भी यहाँ पर देख लेते हैं। तंजौर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर चोल साम्राज्य की राजधानी में राजराज प्रथम द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर है। अनुराधापुर चोल युग में श्रीलंका की राजधानी थी जिसे राजराज प्रथम ने ध्वस्त कर दिया था। ये 2 है। ठीक है, चलिए सैन्य प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो चोलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है चोलों का एक, इसमें आपका जो चोलों ने बनाया था नेवी, जिसको हम कह सकते हैं जल सेना के रूप में इन्होंने अपने आप को विकसित कर लिया था। क्योंकि एक समय ऐसा था कि जो चोल थे उन्होंने जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र था उसको झील, चोल झील के रूप में परिवर्तित करते हैं। मतलब इतना प्रभाव था इन लोगों का। आइए सैनिक प्रशासन के बारे में बात करते हैं। चोल राजाओं ने एक विशाल सेना का संगठन किया था, या विशाल सेना को बनाया था। सेना के प्रमुख अंग जो थे पैदल, घुड़सवार, हाथी और नौसेना। सेना में अनुशासन पर बड़ा जोर दिया जाता था। सेना की नियमित रूप से ट्रेनिंग दी जाती थी और विशेष सैनिक शिविर यानी कि कड़गम भी लगाए जाते थे। अश्व सेना के लिए बहुमूल्य अरबी घोड़ों को खरीदा जाता था। इसमें अधिकांश घोड़े दक्षिण भारत की जलवायु के कारण मर जाते थे और इस प्रकार क्या था? राज्य का बहुमूल्य धन जो था विदेशों में चला जाता था। ठीक है, क्लियर हुआ होगा उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में सैनिक प्रशासन में। चोल सेना की एक विशेषता ये थी कि जहाजी बेड़े का ये प्रमुख संगठन था। फिर से बता दूं, चोल सेना की एक विशेषता जहाजी बेड़े का संगठन था। इस शक्तिशाली जहाजी बेड़े के कारण चोल राजाओं ने समुद्र पार अनेक द्वीपों को जीत लिया था। बंगाल की खाड़ी को एक चोल झील के रूप में इन्होंने बांट दिया था, यानी परिवर्तित कर दिया था। तो वर्तमान समय की तरह, यानी वर्तमान में जो आपका सेना में पद हुआ करता था, तो वर्तमान समय की तरह उस समय भी यानी चोल प्रशासन में भी सेना में अनेक रैंक यानी कि हुआ करते थे, जैसे कि नायक, महादंड नायक, ईटीसी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से किस तरह से इन्होंने अपने आप को बहुत लंबा चौड़ा बांट लिया था, ये इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और फिर टॉपिक को खत्म करते हैं। सैनिक प्रशासन में विशेष वीरता दिखाने पर परमवीर चक्र की तरह क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। सेना में अनुशासन पर जोर दिया जाता था। फिर भी चोल सैनिकों का विजित शत्रुओं के प्रति जो था व्यवहार बहुत बर्बर हुआ करता था। यानी कि चोल में क्या किया जाता था, मैंने क्या बताया, अनुशासन पर बहुत जोर दिया जाता। उसके बावजूद भी चोल जिस क्षेत्र को जीत लेते थे उनके जो शत्रु हुआ करते थे, मान लीजिए आप दुश्मन हमारे और हमने आपको हरा दिया, हराने के बाद आपके साथ बहुत गलत बर्ताव या बर्बर जो था व्यवहार किया जाता था। और दुश्मनों के साथ तो होना चाहिए, माँ की आँख उसकी जो दुकान करे वो उसकी, समझ रहे ना। चलिए स्त्रियां और बच्चों पर भी अमानुष अत्याचार किए जाते थे, ये भी
देखने को मिलता है। यानी कि आप समझते हैं स्त्रियों के साथ तो आदमी एक ही काम कर पाता है, वो तो आप लोग एक्सपर्ट होंगे, जानते होंगे, आए दिन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और बच्चों की बात की जाए तो उन्हें मारना पीटना, उनके शोषण करना, इस तरह की चीज़ें। सेना में अलग अलग हिस्सों के अलग अलग नाम थे, इतनी जानकारी काफ़ी है। राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा में पैदल सेना, बड़े पिर कैकोलस, बड़े पिर कैकोलस। ठीक है, फिर से बता दूं, राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा में पैदल सेना को क्या कहता था? वड़े पैर कैकोलस कहा जाता। गजारोही दल को कुजिर कुजिर मल्लर कुजिर मल्लर कहा जाता था। अश्वरोही दल को कुच्च बगर कहा जाता। धनुर्धारी दल को वल्लीगढ़ कहा जाता। पैदल सेना में सर्वाधिक शक्तिशाली को कैक कूलर कहा जाता था। पैदल सेना में तो हुआ ही करता था, उसके बाद पैदल सेना भी जो सबसे शक्तिशाली हुआ करता था उसको कैक कूलर कहा जाता था। भाला प्रहार करने वाले दल को सेंग गुंदर राजा का अति विश्वसनीय अंगरक्षक वलैकार कहलाता था। सेना गुल्म एवं छावनियां कड़गम में रहती थी। सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला नायक तथा सेनाध्यक्ष क्या था? महादंड नायक कहलाता था। ठीक है, ये इस तरह से कुछ आपके जो हो गया एक छोटा सा परिचय हो गया सैन्य प्रशासन के बारे में, इनकी आय व्यय के बारे में, इनका स्थानीय स्वशासन के बारे में, इनका प्रशासन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आनंद आ गया होगा वीडियो को देख के। इसी तरह से आप सपोर्ट, इसी तरह प्यार देते रहिए। अगला वीडियो जो होने वाला है मैं आपको बता दूं, राजपूतों से जुड़ा हुआ होने वाला है। राजपूत काल के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।